राहट अभी पढ़ के आए, वो अरघट ही है, राहट भी। तो वह क्वेश्चन भी यहाँ से आया और ये वाला भी क्वेश्चन यहीं से कहीं ना कहीं रिलेट करके आया। जय हिंद दोस्तों, एनसीईआरटी क्लास 12 हिस्ट्री यानी कि कक्षा 12 की एनसीईआरटी इतिहास पुस्तक को हम कर रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के लिए। चैप्टर 8 यानी कि 8वां चैप्टर आज है। और यहाँ से क्वेश्चन आप जानते हैं प्रीलिम्स में जैसे अरघट आ जाता है या कोई टर्मिनोलॉजी आ जाती है, वह बहुत पूछी जाती है। किसान, जमींदार, राज्य, यह 12th क्लास की हिस्ट्री में 12 चैप्टर ही हैं। 12वीं क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री में 12 चैप्टर हैं। 4 चैप्टर एंशिएंट के हैं, 4 चैप्टर मिडाइवल के हैं और 4 चैप्टर मॉडर्न यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास के हैं। तो ये 4 हमने कंप्लीट कर लिए। ये 4 में से आज कंप्लीट हो जाएंगे यानी कि 8वां है। कल से हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। इससे पहले हम लोग 6th, 7th, 8th क्लास की एनसीईआरटी ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें 6th एंशिएंट हिस्ट्री, 7th मिडाइवल हिस्ट्री, 8th आपका आधुनिक भारत का इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री है। इसके बाद हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जो कि आर्ट एंड कल्चर की एनसीईआरटी है 11th क्लास और 12th क्लास, वह शुरू करेंगे। और पॉलिटी का जो फाउंडेशन कोर्स है फ्री ऑफ कॉस्ट, प्रीलिम्स प्लस मेंस विद पीवाईक्यू, विद आंसर राइटिंग, विद टेस्ट सीरीज, आप अगर समर्थन देंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। शर्त एक ही रहेगी, कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी। आप वादा करें तो हम जल्द शुरू करेंगे। और सीसेट की क्लास तो आप देख ही रहे होंगे, जो कि अगर आप देखते हैं तो उसको सेव जरूर करते हैं प्लेलिस्ट, ये मेरा वादा है। चलिए पढ़ते हैं किसान, जमींदार, राज्य। 16वीं और 17वीं सदी यानी कि 16th और 17th की दौर की बातचीत, जब मध्यकालीन भारत का इतिहास समाप्त होगा और हम प्रवेश करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास में। किताब हो तो लेकर बैठे, बेहतर रहेगा। 16वीं 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में करीब करीब 85% लोग गांव में रहते थे। आज कितना रहते हैं? पढ़ने का तरीका यही है साहब, जैसे ही आप कुछ देखो उसको कनेक्ट करो। आज कितना रहते हैं? करंट अफेयर्स कुछ पढ़ा आपने? छोटे खेतीहर और भूमिहर संभ्रांत दोनों ही कृषि उत्पादन से जुड़े थे। तो खेतीहर और भूमिहर संभ्रांत दोनों ही फसल के हिस्सों के दावेदार थे। इससे उनके बीच सहयोग, प्रतियोगिता, संघर्ष के रिश्ते बने। खेती से जुड़े इन तमाम रिश्तों के ताने बाने से गांव का समाज बना। इसी समय कई बाहरी ताकतें भी ग्रामीण दुनिया में दाखिल हुई। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मुगल राज्य था, जो अपनी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा कृषि उत्पादन से उगाता था। यानी कि यहाँ राजस्व की बात हो रही है, यानी मुगल साम्राज्य में राजस्व ग्रहण किया जाता था। राज्य के नुमाइंदे राजस्व निर्धारित करने वाले, राजस्व वसूली करने वाले और हिसाब रखने वाले ग्रामीण समाज पर काबू रखने की कोशिश करते थे। क्या करंट में भी यानी कि वर्तमान समय में भी भारत में एग्रीकल्चर पे कोई टैक्स लगता है क्या? वे तसल्ली करना चाहते थे कि खेतों की जुताई हो और राज्य को उपज से अपने हिस्से का कर समय पर मिल जाए। क्योंकि कई फसलें बिक्री के लिए उगाई जाती थी, इसलिए व्यापार, मुद्रा बाजार भी गांव में घुस आए। इससे खेती वाले इलाके शहर से जुड़ गए। इसमें याद क्या रखना है? पहली बात तो ये याद रखना है कि भाई साहब, किसानों से कर वसूला जाता था मुगल साम्राज्य में। दूसरा, कुछ फसलें ऐसी थी जो बिक्री के लिए उगाई जाती थी, जैसे कि आप आज व्यापारिक फसलें कहते हैं, व्यावसायिक फसलें कहते हैं। कुछ खाद्य फसलें होती हैं, कुछ व्यावसायिक फसलें होती हैं, तो इस समय भी ऐसे ही थी। दो चीजें याद रखनी है, किसान और कृषि उत्पादन। खेतिहर समाज की बुनियादी इकाई गांव थी, जिसमें किसान रहते थे। किसान साल भर अलग अलग मौसम में वे तमाम काम करते थे जिससे फसल की पैदावार होती थी। जैसे कि जमीन की जुताई हो गई, बीज का बोना हो गया, फसल पकने पर उसकी कटाई हो गई। इसके अलावा वे उन वस्तुओं के उत्पादन में भी शरीक होते थे जो कृषि आधारित थी, जैसे कि शक्कर और तेल इत्यादि। यानी कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में आपको शक्कर मिल गया, आपको चीनी की वार्तालाप होते हुए दिख रही है। और ऐसे ही छोटी छोटी बारीक चीजें आप नहीं देखते हैं और स्टेटमेंट बनता है प्रीलिम्स में, फिर हम कहते हैं क्वेश्चन पेपर टफ था, और बाद को पता चलता है क्वेश्चन पेपर टफ नहीं था, ये तो पीवाईक्यू या फिर प्रीलिम्स से, सॉरी, एनसीईआरटी से आया हुआ है। पीवाईक्यू से याद आया, पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए बढ़िया तरीके से तैयार है, आप जाकर के उसका लाभ उठाओ।
लेकिन सिर्फ मैदानी इलाकों में बसे किसानों की खेती ही ग्रामीण भारत की खासियत नहीं थी। कई ऐसे क्षेत्र भी थे जहां, जैसे कि सूखी जमीन के विशाल हिस्सों से पहाड़ी वाले इलाके, जहां उस तरह की खेती नहीं हो सकती थी। यानी कि सिर्फ बढ़िया जगह नहीं होती थी, बल्कि जहां नहीं भी हो सकती है वहां भी कुछ ना कुछ उपजाया जाता था। जैसे कि ज्यादा उपजाऊ जमीनों पर इसके अलावा भूखंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा जंगलों से घिरा था। जब हम कृषि समाज की बात करते हैं तब इन भौगोलिक विविधताओं का ख्याल रखना होगा। स्रोतों की तलाश करें तो कहाँ से हमें पता चलता है ये सब चीजें? आप स्टार्टिंग से देख रहे हैं, कोई ना कोई सोर्स होता है जो हमें बताता है कि क्या चल रहा था, चाहे वह ग्रंथ हो, चाहे वह हो आपका अभिलेख, चाहे वह हो लौह स्तंभ, या हो फिर आपका कोई टेम्पल जहां पर चीजें लिखी हूँ। तो स्रोतों की अगर तलाश की जाए, किसान अपने बारे में खुद नहीं लिख सकता था, ये ध्यान रखिए, क्योंकि वह इतना अमीर नहीं है, वह तो खाने को चक्कर में पड़ रहा है, तो समझ सकते हैं आप। तो किसान अपने बारे में खुद नहीं लिखा करते थे, इसलिए ग्रामीण समाज के क्रियाकलापों की जानकारी हमें उन लोगों से नहीं मिलती जो खेतों में काम करते थे। स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, क्या स्टेटमेंट है? जानकारी हमें उन लोगों से नहीं मिलती जो खेतों में काम करते थे। नतीजतन 16वीं 17वीं सदियों के कृषि इतिहास को समझने के लिए हमारे मुख्य स्रोत व ऐतिहासिक ग्रंथ व दस्तावेज हैं जो मुगल दरबार की निगरानी में लिखे गए थे। हम 9th चैप्टर में पढ़ेंगे भी इसे, ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण उसमें है आईने अकबरी, कई अलग अलग एग्जाम से पूछी गई है, जिसे अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा था। तो पहली बात तो यही कि अकबर के दरबारी इतिहासकार कौन थे? अबुल फजल थे। दूसरा, अबुल फजल किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। आईने अकबरी किसने लिखी? तो अबुल फजल ने लिखी। खेतों की नियमित जुताई की तसल्ली करने के लिए राज्य के नुमाइंदों द्वारा करों की उगाही के लिए राज्य व ग्रामीण सत्तापूर्षों यानी कि जमींदारों के बीच के रिश्तों के नियमन के लिए जो इंतजाम राज्य ने किए थे, उसका लेखा जोखा इस ग्रंथ में बड़ी सावधानी से पेश किया गया है। तो जमींदार भी जिक्र हो रहे हैं, जमींदारों के बीच जो रिश्ते हैं उसका नियम क्या है, कैसे रूल्स रेगुलेशंस होंगे, वह इस किताब में बताया गया है। आइन का मुख्य उद्देश्य अकबर के साम्राज्य का एक ऐसा खाका पेश करना था जहां एक मजबूत सत्ताधारी वर्ग सामाजिक मेल जोल बनाकर रखता था। आइन के लेखक के मुताबिक मुगल राज्य के खिलाफ कोई बगावत या किसी भी किस्म की स्वायत्तता की दावेदारी का असफल होना पहले ही था तय था। मतलब इसने ये लिखा कि कोई भी इसके खिलाफ यानी अकबर के खिलाफ बगावत नहीं कर सकता, कोई भी स्वायत्त सत्ता की दावेदारी नहीं कर सकता। वही आपने पढ़ा है कि सब अपने राजा के लिए अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं, उसमें कोई नई बात नहीं। दूसरे शब्दों में किसानों के बारे में जो कुछ हमें आइन से प्राप्त चला, आइन मतलब आइन अकबरी और सत्ता के ऊंचे गलियारों का नजरिया है, समझ रहे हो। हम लिखेंगे, हम अपने राजा के हिसाब से लिखेंगे, सच्चाई क्या है वो अलग हो सकती है। आज की किताबें कहीं ऐसे लिखी जाती हैं जो किस उद्देश्य के साथ लिखी गई या किसने लिखी, उस पर ज्यादा महत्वपूर्ण रूप से डिपेंड करती हैं चीजें। खुशकिस्मती खुशकिस्मती से आइन की जानकारी के साथ साथ हम उन स्रोतों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो मुगलों की राजधानी से दूर के इलाकों में लिखे गए। इनमें 17वीं शताब्दी में और 18वीं शताब्दी में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान से मिलने वाले वे दस्तावेज शामिल हैं जो सरकार की आमदनी की विस्तृत जानकारी देते हैं। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे दस्तावेज भी हैं जो पूर्वी भारत में कृषि संबंधों का उपयोगी खाका पेश करते हैं। ये सभी स्रोत किसानों, जमींदारों और राज्य के बीच तने झगड़ों को दर्ज करते हैं। लगे हाथ स्रोत ये समझने में हमारी मदद करते हैं कि किसान राज्य को इस नजरिए से देखते थे और राज्य से उन्हें कैसे न्याय की उम्मीद थी। मतलब मेन बात क्या है, बस इतना याद रखना है, मेन रूप से हमें जो जानकारी मिल रही है वह आईने अखरोटी से मिल रही है। अब वह सच्चाई कितनी हद तक ठीक है, इसको रीचेक या क्रॉस चेक करने के लिए हम अन्य जो साहित्य है या अन्य जो भी दस्तावेज हैं, चाहे वह ईस्ट इंडिया कंपनी के हों, चाहे वह गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान से मिलने वाले दस्तावेज हों जहाँ अलग अलग राजा हुआ करते थे, उनसे हम रीचेक करेंगे कि क्या बात सही थी या नहीं। मेन तो आगे कहानी शुरू होगी, अभी तक इसीलिए हम फास्ट फास्ट भाग रहे थे। कुछ लोग कहते होंगे सर फास्ट क्यों भाग गए, सबको पता है, आप पढ़िए कहाँ पे तेज करना है, कहाँ पे स्लो करना है। मैं ड्राइविंग सीट पे हूँ तो मुझे सामने का दिख रहा है, तो आप परेशान मत होइए, ठीक है। जहाँ इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ बाकायदा कि यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, उसको आप बस पकड़ लीजिए, दैट्स इट। किसान और उनकी जमीन। मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर रैयत रैयतवाड़ी हम आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ेंगे। रैयत
बहुवचन कहा जाए तो रियाया या मुजरियान शब्द का इस्तेमाल करते थे। अब देखो आप, रैयत पता है सबको, जो जनरली पढ़ाई कर रहा है उसको, लेकिन मुजरियान शब्द नया है, तो आपको कहाँ फोकस करना है, इस मुजरियान पे फोकस करना है कि मुजरियान शब्द क्या था। मुजरियान किसान के लिए ही यूज होने वाला शब्द था। समझ रहे हो, आपका फोकस वहां होना चाहिए जहां यूनिक चीज है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। साथ ही हमें किसान या आसामी जैसे शब्द भी मिलते हैं। अब आसामी भी याद रखो, वह रैयत नहीं देगा, वह क्या देगा। मध्यकालीन भारत के इतिहास में मुजरियान और आसामी शब्द किसके लिए इस्तेमाल होते थे। नंबर 1 सिक्के, नंबर 2 फलाना, नंबर 3 किसान, नंबर 4 ऐसे आएंगे क्वेश्चन। 17वीं सदी के स्रोत दो किस्म के किसानों की चर्चा करते हैं, एक खुद काश्त और एक पाही काश्त। आप काश्तगार सुने होंगे, किसानों को काश्तगार भी कहते हैं। यहाँ पे काश्तगार का ही काश्त है, खुद काश्त और पाही काश्त। पहले किस्म के किसान वे थे जो उन्हीं गांव में रहते थे जिनमें उनकी जमीन थी। तो ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कितने कथन सत्य हैं। नंबर 1 खुद काश्त वे किसान थे जो उन्हीं गांव में रहते थे जिनमें उनकी जमीन थी। नंबर 2 पाही काश्त वे खेतीहर थे जो दूसरे गांव से ठेके पर खेती करने आते थे। निम्नलिखित में से कितने कथन सत्य हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, एक और दो, कोई नहीं। और इसमें क्या करेगा, गड़बड़ कर देगा। खुद कास्ट को पाही कास्ट और पाही कास्ट को खुद कास्ट बोल देगा। जैसे कि कई बार जमींदारी व्यवस्था का स्टेटमेंट में महलवारी की बातें लिख देता है, महलवारी व्यवस्था के स्टेटमेंट में जमींदारी की बात करते रहता है, और दोनों गलत हो जाते हैं स्टेटमेंट। पीवाईक्यू अगर आपने किए होंगे, मैंने बहुत विस्तार से अच्छे से कराए हैं, तो आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। तो खुद कास्ट और पाही कास्ट समझ में आ गया। खुद कास्ट कौन थे और पाही कास्ट जो दूसरे गांव से ठेके पर जमीन लेते थे। लोग अपनी मर्जी से भी पाही काश्त बनते थे। मसलन अगर करों की शर्तें किसी दूसरे गांव में बेहतर मिले, जैसे आज के समय में ना भारत में टैक्स अगर ज्यादा देना पड़ता है तो हम कहीं और जाकर फैक्ट्री लगा लेंगे, या चीन में जब सस्ता पड़ता था इंडस्ट्री को तो अमेरिका की इंडस्ट्री चीन में लग गई। तो आप समझ रहे हो ना, हमें इस दुकान पे बेहतर चीज मिल रही है लेकिन पैसा ज्यादा ले रही है, वही दूसरी दुकान पे बेहतर चीज उतना ही पैसे में बल्कि उससे कम में मिल रही है, तो हम कम वाली जगह जाएंगे। वही यहाँ है। अब कुछ मजबूरन भी थे, तो यहाँ पर यह भी स्टेटमेंट बन सकता है कि जो खेतीहर थे वह दूसरे गांव में खेती करने जाते थे मर्जी से और मजबूरन। सिर्फ मर्जी से सिर्फ मजबूरन ऐसे स्टेटमेंट में कैसे भी बनेगा। जो हम 10 बजे रात को एनसीईआरटी का पीवाईक्यू खत्म हो गया है, वहां पर नए क्वेश्चन बना रहे हैं जो एनसीईआरटी से बना रहे हैं, वहां पर ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आने वाले समय में। जैसे अकाल आ गया, भुखमरी आ गई, या हमारे यहाँ बाढ़ आ रही है और हमारे यहाँ तो खेती हो नहीं सकती, तो हम पास वाले गाँव में चले जाएंगे खेती करने के लिए। उत्तर भारत के एक औसत किसान के पास शायद ही कभी एक जोड़ी बैल और 2 हल से ज्यादा कुछ होता था। यानी कि उत्तर भारत की संबंधित समस्याएं अभी से नहीं है। उत्तर प्रदेश, बिहार ही आज नहीं बर्बाद हुए हैं, ये उसी समय से बर्बाद है। देखो ना, उत्तर भारत के एक औसत किसान के पास शायद ही कभी एक जोड़ी बैल और 2 हल से ज्यादा कुछ होता था, नहीं तब भी हम गरीब थे। ज्यादातर के पास इससे भी कम। गुजरात में जिन किसानों के पास 6 एकड़ के करीब जमीन थी वे समृद्ध माने जाते थे। दूसरी तरफ बंगाल में एक औसत किसान की जमीन की ऊपरी सीमा 5 एकड़ थी। 10 एकड़ जमीन वाले आसामी को अमीर समझा जाता था। 10 एकड़ वाले को अमीर समझा जाता था। खेती व्यक्तिगत मिल्कियत के सिद्धांत पर आधारित थी। किसानों की जमीन उसी तरह खरीदी और बेची जाती थी जैसे दूसरी संपत्ति मालिकों की। कोई दिक्कत नहीं इसमें। बस ये स्टेटमेंट याद रखना, उत्तर भारत की जो किसान है उनकी समस्या थी, वरना ये स्टेटमेंट आ जाए तो आपको लगेगा नहीं उस समय तो बेहतर होंगे हम लोग। 19वीं सदी के दिल्ली आगरा इलाके में किसानों की मिल्कियत का यह विवरण 17वीं सदी पर भी उतना ही लागू होता है। क्या लिखा है, हल जोतने वाले खेतीहर किसान हर जमीन की हदों पर मिट्टी, ईंट और कांटों से पहचान के लिए निशान लगाते हैं। जमीन के ऐसे हजारों टुकड़े किसी भी गांव में देखे जा सकते हैं। आज भी आप जानते हैं मेड़ होती है, ऊंची ऊंची मेड़ होती है, मजबूत होती है, धीरे धीरे लोग कुछ होते हैं जो काट लेते हैं। अब किसान बस्तियों का बस्ता उजड़ना, एक बाबरनामा भी है, आपने सुनी होगी बाबरनामा, बाबर के वर्ड, उसमें भी कुछ चीजें लिखी हुई हैं।
यह हिंदुस्तानी कृषि समाज की एक खासियत थी और इस खासियत ने मुगल शासक बाबर की तेज निगाहों को इतना चौंकाया, इसे अपने संस्मरण में उसने नोट किया। क्या लिखा? हिंदुस्तान में बस्तियां और गांव दरअसल शहर के शहर एक लम्हे में ही वीरान भी हो जाते हैं और बस भी जाते हैं, यानी एकदम से गांव बस गया, एकदम से वीरान हो गया। वर्षों से आबाद किसी बड़े शहर के बासिंदे उसे छोड़कर चले जाते हैं, तो भी ये काम कुछ इस तरह करते हैं कि 1.5 दिनों के अंदर उनका हर नामो निशान मिट जाता है, मतलब 1.5 दिन में गांव खाली। दूसरी ओर अगर वे किसी जगह पर बसना चाहते हैं, उन्हें पानी के रास्ते खोदने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनकी सारी फसलें बारिश के पानी में उगती हैं। यानी बाबरनामा के अकॉर्डिंग क्या बताया जा रहा है? सारी फसलें बारिश के पानी में उगती हैं। देखो, ये होता है पढ़ने का तरीका। हमने तुरंत वहां पे रुक गया क्योंकि हमें पता ये नया फैक्ट है, अलग फैक्ट है, यूनिक चीज है। सारी फसलें बारिश के पानी में उगती हैं। चूंकि हिंदुस्तान की आबादी बेशुमार है, उस समय भी बेशुमार थी, लोग उमड़ते चले आते हैं, वे एक सरोवर या कुआं बना लेते हैं, उन्हें घर बनाने या दीवार खड़ी करने की भी जरूरत नहीं होती। खस की घास बहुतायत में पाई जाती है, जंगल अपार है, झोपड़ियां बनाई जाती हैं, एकाएक एक गांव शहर खड़ा हो जाता है। मतलब बहुत जल्दी सब डिस्ट्रॉय करके चले भी जाते हैं और बहुत जल्दी बस भी जाते हैं, ये बताया गया है। दीवार उवाल बनाने की जरूरत नहीं, झोपड़ी बना के रह लेते हैं। लेकिन ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, बाबरनामे में बताया जा रहा है पानी के रास्ते खोदने की आवश्यकता नहीं है, सारी फसलें बारिश के पानी में उगती हैं। इसमें लिखा है बाबरनामा। सिंचाई और तकनीक। जमीन की बहुतायत, मजदूरों की मौजूदगी और किसानों की गतिशीलता की वजह से कृषि का लगातार विस्तार हुआ। चूंकि खेती का प्राथमिक उद्देश्य लोगों का पेट भरना था, इसलिए रोजमर्रा के खाने की जरूरत जैसे चावल, गेहूं, ज्वार इत्यादि फसलें सबसे ज्यादा उगाई जाती थी। तो उस समय व्यावसायिक फसलें नहीं होती थी, उस समय बेचने के लिए नहीं पैदा होता था ज्यादा, बस खाने के लिए, पेट भर जाए उसके लिए। लेकिन कृषि लगातार बढ़ती गई, क्यों? क्योंकि जनसंख्या बढ़ती गई, ये भी कह सकते हो। जिन इलाकों में प्रतिवर्ष 40 इंच या इससे ज्यादा बारिश होती थी, वहां कमोवेश चावल की खेती होती थी। सिंपल है, इसमें कोई नया फैक्ट नहीं है। यहाँ बारिश ज्यादा, वहाँ चावल ज्यादा होगा ही होगा। आज के समय में कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पानी बहुत कम है, ग्राउंड वाटर बहुत नीचे चला गया, फिर भी चावल उगाते हैं, धान उगाते हैं, गन्ना उगाते हैं, ये गलत बात है। कम और कमतर बारिश वाले इलाकों में क्रमशः गेहूं, ज्वार, बाजरे की खेती ज्यादा प्रचलित है। आप जब करंट का डेटा निकालते हैं पढ़ने के लिए इकोनॉमिक का, तो आप पढ़ते हैं कि राजस्थान में कौन सी फसलें उगती हैं, वहां धान आपको नहीं मिलेगा। गुजरात में धान आपको नहीं मिलेगा, मध्य प्रदेश में धान आपको नहीं मिलता है, महाराष्ट्र में धान आपको नहीं मिलता है। आपको धान कहाँ मिलेगा? जहाँ पानी है। मानसून भारतीय कृषि की रीढ़ था, जैसा कि आज भी है, लेकिन कुछ ऐसी फसलें भी थी जिनके लिए अतिरिक्त पानी की जरूरत थी, इनके लिए सिंचाई के कृत्रिम उपाय बनाने पड़े। तो कृत्रिम उपाय बनाने पड़े, ये ध्यान रखिएगा। फिर बाबरनामा से एक अंश है जो सिंचाई के उन उपकरणों के बारे में बताता है जो इस बादशाह ने उत्तर भारत में देखे। इसने क्या क्या देखा? हिंदुस्तान के मुल्क का ज्यादातर हिस्सा मैदानी जमीन पर बसा हुआ था। हालांकि यहाँ शहर और खेती लायक जमीन की बहुतायत है, तो बहुत खेती की जमीन है। कहीं भी बहते पानी का इंतजाम नहीं है, वे इसलिए कि फसल उगाने बागानों के लिए पानी की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यानी इसके अकॉर्डिंग लिखा गया है कि जब ये आया तो कहीं भी बहते पानी का इंतजाम नहीं है। शरद ऋतु की फसलें बारिश के पानी से ही पैदा हो जाती हैं, और ये हैरानगी की बात है कि वसंत ऋतु की फसलें तो तब भी पैदा हो जाती हैं जब बारिश बिल्कुल ही नहीं होती। फिर भी छोटे पेड़ों, बालंटियों या राहत के जरिए यह पानी पहुंचाया जाता है। यानी कि ये कह रहा है बसंत ऋतु की फसलें तब भी पैदा हो जाती हैं जब बारिश बिल्कुल ही नहीं होती। ये कौन कह रहा है? अकबर, सॉरी, बाबरनामा कह रहा है। ये लाइन बाबरनामा में कही गई है। यही सीधे पूछ दिया जाए कि ऐसा कहाँ लिखा है? बाबरनामा ने भी लिखा है। अब आप ये भी नहीं कह सकते कि सर हमने पढ़ा नहीं है। क्यों इंसल्ट? सब पढ़ते हैं, आपको भी पढ़ना चाहिए। लाहौर, दीपालपुर दोनों ही आज पाकिस्तान में है, और ऐसी दूसरी जगहों पर लोग राहट के जरिए सिंचाई करते थे। अब जैसे अरघट्ट आ गया था, राहट आ भी सकता है। वे रस्सी के दो गोलाकार फंदे बनाते हैं जो कुएं की गहराई के मुताबिक लंबे होते हैं। इन फंदों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर वे लकड़ी के गुटके लगाते हैं और इन गुटकों पर घड़े बांध देते हैं। लकड़ी के गुटकों और घड़ों से बंधी इन रस्सियों को कुएं के ऊपर पहियों से लटकाया जाता है। आपने देखा ही होगा, पहिए की धुरी पर एक पहिया अंतिम पहिए का बैल के जरिए घुमाया जाता है, दांत पास के दूसरे पहिए, ये वो फलाना ढिमाका, ऐसा वैसा। मेन आप यहाँ देखो, इसी को कहते हैं अरघट, जो एग्जाम में आ चुका है ऑलरेडी 2 बार।
आगरा, चांदावर और बयाना में ऐसे अन्य इलाकों में भी लोग बाग बाल्टियों से सिंचाई करते थे। कुएं के किनारे पर वे लकड़ी के कन्ने गाड़ देते थे, बेलन टिकाते थे, बाल्टी बांधते थे और दूसरे छोर से बैलों को हाँकते थे, पानी निकालते थे। ठीक है, हमें सेवेंथ क्लास की एनसीईआरटी में भी, सॉरी सेवेंथ क्लास, हाँ सेवेंथ क्लास की एनसीईआरटी में भी हम लोगों ने पढ़ी थी। सिंचाई कार्यों को राज्य की मदद भी मिलती थी। मसलन उत्तर भारत में राज्य ने कई नई नहरें व नाले खुदवाए, कई पुरानी नहरों की मरम्मत करवाई। हाईलाइटेड हमेशा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, चाहे मैं पहले से करके लाया हूँ या मैंने अब किए हैं। ये मैंने तब किए थे हाईलाइट जब मैं पढ़ रहा था। अब नए हाईलाइट करो तो वह भी याद रखिएगा, और पुराना जो हाईलाइट है वह भी महत्वपूर्ण है आपके लिए, जो पुराने लोग हैं वह जानते हैं। शाह नहर किसने खुदवाई? शाह नहर शाहजहां ने खुदवाई। कहाँ है ये? पंजाब में है। यहाँ से स्टेटमेंट बनेगा। वैसे तो खेती मेहनत कसी का काम था, लेकिन किसान ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल करते थे जो अक्सर पशुबल पर आधारित होती थी। ऐसा एक उदाहरण लकड़ी के उस हल्के हल का दिया जा सकता है, जो एक छोर पर लोहे की नुकीली धार या फाल लगाकर आसानी से बनाया जा सकता था। ऐसे हल मिट्टी को बहुत गहरे नहीं खोदते थे, जिसके कारण तेज गर्मी के महीनों में नमी बची रहती थी। क्योंकि ज्यादा नीचे आप खोद दोगे तो चीज सूख जल्दी जाएगा, तो पानी की आवश्यकता ज्यादा हो। बैलों के जोड़े के सहारे खींचे जाने वाले बरमे का इस्तेमाल बीज बोने के लिए किया जाता था। छिड़क कर बोने का रिवाज ज्यादा प्रचलित था। निराई के लिए लकड़ी के मूठ वाले लोहे के पतले धार वाले काम में लाए जाते थे। वही जो आज के समय का कमोबेश है, वैसे ही चीजें होती थी। बाकी ये क्वेश्चन अरघट या रहट बात एक ही है, अरघट भी उसी को बोलते हैं। इस पे क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में आ चुका है, पिछली बार ही आया था, तो यही अरघट की कहानी है। ठीक है, तम्बाकू का प्रसार इस समय होने लगा था। क्या पौधा सबसे पहले दक्कन पहुंचा? तो सबसे पहले कहाँ पहुंचा, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश नहीं पहुंचा था, ना बिहार पहुंचा था, ना तमिलनाडु पहुंचा था, ये दक्कन में पहुंचा था। वहां से 17वीं सदी की शुरुआत में उत्तर भारत आया, फिर उत्तर भारत आया। आइन, आइन अकबरी जो हम पढ़कर आए थे, आइन उत्तर भारत की फसलों की सूची में तंबाकू का जिक्र नहीं करती है। अब स्टेटमेंट बनेगा कि नहीं बनेगा? नई यूनिक चीज लिखी है, क्योंकि आईने अकबरी में हम पढ़ते आए हैं कि हमें जानकारी आईने अकबरी से मिल रही है, बीच बीच में बाबरनामा आ रही है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है कि आईने अकबरी में फसलों की सूची दी गई है, पहले तो ये याद रखो, उसमें तम्बाकू का जिक्र नहीं है। तो 2 बातें याद रखनी, एक तो फसलों की सूची आईने अकबरी में मिलती है, दूसरा उसमें तम्बाकू का जिक्र नहीं है, तीसरा तम्बाकू सबसे पहले दक्कन पहुंचा। अकबर और उसके अभिजातों ने 1604 ईस्वी में पहली बार तंबाकू देखा था, ऐसा लगता है। इसी समय तंबाकू का धूम्रपान, जो कि हुक्के या चिलम में है, करने की लत ने जोर पकड़ा होगा। जहांगीर इस बुरी आदत के फैलने से इतना चिंतित हुआ कि इसने इस पर पाबंदी लगा दी। तो किसने पाबंदी लगा दी? अकबर ने, जहांगीर ने। और अकबर के नाम से ही फंसाया जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट 2 क्या बनेंगे? सबसे पहले तंबाकू उत्तर प्रदेश में पहुंचा। दूसरा स्टेटमेंट होगा अकबर ने इस बुरी आदत के फैलने से चिंतित होते हुए इस पर पाबंदी लगा दी। आपको लगेगा बात तो सही है, अकबर ने ही किया होगा, बढ़िया नेता था, सॉरी बढ़िया राजा था, बढ़िया शासक था। तो ध्यान रखना, अकबर ने नहीं, जहांगीर ने। यह पाबंदी पूरी तरह से भी असर साबित हुई, तब भी लोग महान थे, आज ही थोड़ी महान है। आज भी ब्लैक में चीजें मिलती हैं, तब भी मिलती थी, बेअसर साबित हुई, क्योंकि हम जानते हैं 17वीं सदी के अंत तक तंबाकू पूरे भारत में खेती व्यापार उपयोग की मुख्य वस्तुओं में से एक था। क्वेश्चन 2-3 बन गए। ठीक है, फसलों की भरमार, कौन सी फसलें? मौसम के 2 मुख्य चक्रों के दौरान खेती की जाती थी, एक खरीफ आज भी होती है, एक रबी आज भी होती है। बीच में जायद भी आ जाते हैं, जिसमें आपको तरबूज और ककड़ी खीरा खा लेते हो, लेकिन मुख्य रूप से 2 ही मानी जाती हैं। यानी सूखे इलाकों और बंजर जमीन को छोड़ दें तो ज्यादातर जगहों पर साल में कम से कम 2 फसलें होती थी। बारिश और सिंचाई के अन्य साधन हर वक्त मौजूद थे, वहां साल में 3 फसलें भी उगाई जाती थी। इस वजह से पैदावार में भारी विविधता पाई जाती थी। उदाहरण के तौर पर आइन हमें बताती है कि दोनों मौसम मिलाकर मुगल प्रांत आगरा में 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थी और दिल्ली प्रांत में 43 फसलों की पैदावार होती थी। बंगाल में सिर्फ चावल की 50 किस्में थी। जिस हिसाब से क्वेश्चन बन रहे हैं ना, भरोसा नहीं कि ये भी स्टेटमेंट पूछ दिया जाए, क्योंकि फैक्ट पूछे जा रहे हैं। लेकिन ठीक है, आप
एक बार पढ़ लोगे तो दिमाग में रहेगा कि आगरा में 39, दिल्ली में 43 और बंगाल में चावल के सिर्फ 50, यानी कि बंगाल में चावल बहुत ज्यादा मात्रा में होता था, ये तो ध्यान रख सकते हैं ना। बाकी मेरे से पढ़ेंगे तो चीजें याद रहेंगी, आपको प्लेन्स में याद आ जाएगा, जहाँ पे पूछने वाला होगा वहां पे मैं पहले ही आपको इतना अजीब किस्म से तैयार कर देता हूँ कि वो याद आ जाएंगे, कुछ तो हुआ था। हालांकि दैनिक आहार की खेती पर ज्यादा जोर दिया जाता था, यानी दैनिक आहार खाद्य वस्तु है, मगर इसका मतलब यह नहीं था कि मध्यकालीन भारत में खेती सिर्फ गुजारा करने के लिए की जाती थी, यानी कि व्यावसायिक खेती होती थी। तम्बाकू ही देख लो, वो खेती खाद्य वाली थोड़ी है, व्यावसायिक ही तो है। स्रोतों में हमें अक्सर जिन्स से कामिल सर्वोत्तम फसलें, जिन्स से कामिल मतलब सर्वोत्तम फसलें, जिन्स से कामिल मतलब सर्वोत्तम फसलें जैसे लफ्ज मिलते हैं। मुगल राज्य भी किसानों को ऐसी फसलों की खेती करने के लिए बढ़ावा देता था, क्योंकि इनसे राज्य को ज्यादा कर मिलता था। कपास और गन्ने जैसी फसलें बेहतरीन जिनसे कामिल थी, तो ये ध्यान रखिएगा। सर्वोत्तम फसलें कौन सी थी? कपास और गन्ना। सर्वोत्तम फसलें कौन सी थी? कपास और गन्ना। मध्य भारत दक्षिणी पठार में फैले हुए जमीन के बड़े टुकड़े पर कपास उगाई जाती थी। आज भी आप जानते हैं गुजरात महाराष्ट्र का क्षेत्र कितना फेमस है कपास के लिए, और गन्ना अपना उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक, तमिलनाडु में भी। मध्य भारत दक्षिणी पठार में फैले हुए जमीन के बड़े टुकड़ों पर कपास उगाई जाती थी। बंगाल अपनी चीनी के लिए मशहूर था, ये ध्यान रखना भाई साहब। बंगाल में 50 से ज्यादा किस्म चावल की भी हैं, और चीनी के लिए भी बंगाल मशहूर था। महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश मत लगाइयो। तिलहन जैसे सरसों, दलहन भी नकदी फसलों में आती थी, तो यह भी ध्यान रखना, दलहन और तिलहन भी उस समय नकदी फसल में आती थी। किसमें? नकदी फसल में। इससे पता चलता है कि एक औसत किसान की जमीन पर किस तरह पेट भरने के लिए होने वाले उत्पादन, व्यापार के लिए किए जाने वाले उत्पादन एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ठीक, यहाँ से चीजें बन सकती हैं आपके लिए। कृषि की समृद्धि और आबादी की बढ़ोतरी होगी तो कृषि और बढ़ेगी। कृषि उत्पादन के ऐसे विविध लचीले तरीकों का एक बड़ा नतीजा यह निकला, आबादी धीरे धीरे बढ़ने लगी। आर्थिक इतिहासकारों की गणना के मुताबिक समय समय पर होने वाली भुखमरी और महामारी के बावजूद 1600 से 1700 के बीच भारत की आबादी लगभग 5 करोड़ बढ़ गई। 200 वर्षों में यह करीब करीब 33% बढ़ रही, मतलब 1600-1700 के बीच 5 करोड़ बढ़ गई। इसे याद ध्यान रखना, बढ़ रही थी जनसंख्या, बाकी कहाँ याद करोगे, यहाँ याद करने वाला है, आइए याद करते हैं। 17वीं सदी में दुनिया के अलग अलग हिस्सों से कई नई फसलें भारतीय उपमहाद्वीप में आई। यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी। अमरूद, पपीता, यहाँ देखो लिखा है पपीता। क्वेश्चन क्या पूछा गया था वह भी बता दूं। क्वेश्चन था निम्नलिखित फलों पर विचार कीजिए, पपीता, अनन्नास, अमरूद। पपीता और अनन्नास आपको यहाँ दिख रहे हैं। उपयुक्त में से कितने, मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ रहा हूँ, उपयुक्त में से कितने 16वीं और 17वीं शताब्दियों में पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाए गए थे? क्वेश्चन पढ़ लिया, 2025 प्रीलिम्स। और यहाँ देखो क्या लिखा है, 17वीं सदी में दुनिया के अलग अलग हिस्सों से कई नई फसलें भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंची। मक्का भारत में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आया। 17वीं शताब्दी तक इसकी गिनती पश्चिम भारत की मुख्य फसलों में होने लगी। टमाटर, आलू, मिर्च जैसी सब्जियां नई दुनिया से लाई गई। नई दुनिया शायद अमेरिका को बोलते होंगे। इसी तरह अनन्नास और पपीता जैसे फल वहीं से आए। समझ रहे हो आप? तो अनन्नास और पपीता ये पूछा गया था, यहाँ पे तीसरा अमरूद था। तो कुछ चीजें आपको यहाँ समझ में आएंगी और कुछ चीजें आपको रेफरेंस बुक से मिलेगी। तो राहट अभी पढ़ के आए, वो अरघट ही है, राहट भी, तो वह क्वेश्चन भी यहाँ से आया, और ये वाला भी क्वेश्चन यहीं से कहीं ना कहीं रिलेट करके आया। अब यही यूपीएससी की दिक्कत है कि 100% क्वेश्चन नहीं आता है। अब दो यहाँ से पूछे गए तो तीसरा कहाँ से पूछा जाएगा, यही समस्या। और इसी की वजह से लोगों को लगता है कि यूपीएससी की तैयारी कैसे की जाए। अब अनन्नास पपीता यहाँ दिया है, लेकिन यहाँ पुर्तगाल नहीं दिया, वो अध्यापक खुद पढ़ाएगा कि भैया पुर्तगाल से आई हैं चीजें। अब अमरूद नहीं दिया है यहाँ से, तो ये सब चीजें आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी के साथ पढ़नी पड़ेगी, जिससे आप वहां पर चीजें ध्यान से देख पाओ कि क्या सही है क्या गलत है। इस चैप्टर से दो क्वेश्चन आए हैं। ग्रामीण समुदाय, ऊपर लिखी बातों से जाहिर है कि कृषि उत्पादन में किसानों की पुरजोर भागीदारी और पहल होती थी। इससे मुगल समाज के कृषि संबंधों पर क्या असर पड़ता था, यह पता करने के लिए आइए हम समाज के उन समूहों पर एक नजर डालें जो खेती के विस्तार में शरीक होते थे। साथ ही हम उनके बीच के रिश्तों और झगड़ों पर भी गौर करेंगे।
हम पहले देख चुके हैं किसान की अपनी जमीन पर व्यक्तिगत मिल्कियत होती थी, ये भी ध्यान रखिएगा। किसान के नाम जमीन होती थी, मालिक किसान होता था। साथ ही जहां तक उनके सामाजिक अस्तित्व का सवाल है, कई मायनों में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा थे। समुदाय के 3 घटक थे, यह भी आ सकता है। खेतिहर किसान, पंचायत और गांव का मुखिया। तो एक खेतिहर किसान था, पहले तो किसान, पंचायत थी और फिर मुखिया था। मुकद्दम या मंडल उसे बोलते थे, ये भी ध्यान रखना, मुकद्दम या मंडल बोलते थे, ठीक है। जाति और ग्रामीण माहौल। जातियों पर क्या था, ग्रामीण का माहौल कैसा था। जाति और अन्य जाति जैसे भेदभावों की वजह से खेतिहर किसान कई तरह के समूह में बटे थे, यानी समूह में बटे हुए भी थे किसान। खेतों की जुताई करने वालों में एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की थी जो नीच समझे जाने वाले कामों में लगे या फिर खेतों में मजदूरी करते थे, यानी मजदूरी करते थे या कोई अन्य काम करते थे जो लोग गलत मानते थे, मतलब नीच शब्द का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि खेती लायक जमीन की कमी नहीं थी, ये भी कहा गया है खेती ठीक ठाक थी, मतलब भर की थी। फिर भी कुछ जाति के लोगों को सिर्फ नीच समझे जाने वाले काम ही दिए जाते थे। इस तरह वे गरीब रहने के लिए मजबूर थे, यानी कि इस समय भी जाति विवाद था। जनगणना तो उस वक्त नहीं होती थी। जनगणना तो आप जानते हैं 1800 कब 71 81 72 मेयो या रिपन, किसके समय में शुरू हुई, मेयो या रिपन। जो थोड़े बहुत आंकड़े और तथ्य हमारे पास हैं उनसे पता चलता है गांव की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे ही समूहों का था। संसाधन सबसे कम, ये जाति व्यवस्था की पाबंदियों से बंधे थे। इनकी हालत कमाबोश वैसी ही थी जैसे कि आधुनिक भारत में दलितों की। दूसरे संप्रदायों में भी ऐसे भेदभाव फैलने लगे थे। अगर मुसलमानों की बात करें, मुसलमान समुदायों में हलाल खुरान जैसे नीच कामों से जुड़े समूह गांव की हदों के बाहर ही रह सकते थे। तो क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि हम हिंदू धर्म की तो बात करते हैं लेकिन ये यूनिक है, ऐसा जनरली बातें नहीं होती हैं। तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पुट अप हो और आपको लगे, अगर आपने पढ़ा नहीं है, कि ऐसा थोड़ी होता था। ठीक है, तो इसमें भी गांव की हदों के बाहर ही रह सकते थे ऐसे लोग थे। इसी तरह बिहार में मल्लाह जादाओं, शाब्दिक अर्थ है नाविकों के पुत्र, की तुलना दासों से की जा सकती थी। तो ये भी ध्यान रखिएगा। समाज के निचले तबकों में जाति, गरीबी, सामाजिक हैसियत के बीच सीधा रिश्ता था, ऐसा बीच के समूहों में नहीं होता था। 17वीं सदी में मारवाड़ में लिखी गई किताब राजपूतों की चर्चा किसानों के रूप में करती है, यानी कि एक किताब ऐसी भी है जो राजपूतों को किसान बताती है। इस किताब के मुताबिक जाट भी किसान थे। जाट आप जानते हैं, सुनते रहते होंगे करंट अफेयर्स में, पॉलिटिकल रीजन से भी। लेकिन जाति व्यवस्था में उनकी जगह राजपूतों के मुकाबले नीची थी। 17वीं सदी में राजपूत होने का दावा वृंदावन के इलाके में गौरव समुदाय ने भी किया। तो गौरव समुदाय किससे संबंधित है? बावजूद इसके कि वे जमीन की जुताई के काम में लगे थे, पशुपालन और बागबानी में बढ़ते मुनाफे की वजह से अहीर, गुज्जर, माली जैसी जातियां सामाजिक सीढ़ी में ऊपर उठी। पूर्वी इलाकों में पशुपालक मछुआरी जातियां जैसे सदगोप व कैवर्त भी किसानों की सी सामाजिक स्थिति पाने लगी। तो ये मछुआरी जातियां थी, सदगोप और कैवर्त। पंचायतें और मुखिया, गांव की पंचायत में बुजुर्गों का जमावड़ा होता था। आप जानते हो उस समय एक्सपीरियंस होता था उन्हें, उनकी बात सब मानते थे। तो आज भी गाँव में कहीं न कहीं फैसला होता है, तब बड़े बुजुर्ग बैठते हैं और फैसला सुनाते हैं, तो लोग मान लेते हैं, चलो समझदार आदमी है, इज्जत करते हैं उनकी, तो बात मान ली जाती है। आमतौर पे वे गाँव के महत्वपूर्ण लोग हुआ करते थे, जिनके पास अपनी संपत्ति के पुश्तैनी अधिकार होते थे। जिनके पास ज़्यादा पैसा है, उनकी बात सुनी जाएगी। जिन गाँवों में कई जातियों के लोग रहते थे, वहाँ अक्सर पंचायत में भी विविधता पाई जाती थी। ये एक ऐसा अल्पतंत्र था जिसमें गाँव के अलग-अलग संप्रदायों, जातियों की नुमाइंदगी होती थी। तो इस लाइन का भी ध्यान रखिएगा। अलग-अलग संप्रदाय और जातियों की नुमाइंदगी होती थी, फिर भी इसकी संभावना कम ही है कि छोटे-मोटे और नीच काम करने वाले खेतिहर मजदूरों के लिए इसमें कोई जगह होती होगी। तो ये बता रहे हैं कि ऐसा मुमकिन तो नहीं है कि शायद नीचे जो जातियाँ मानी जाती हैं, उनको यहाँ रखा जाता होगा इन पंचायतों में। पंचायत का फैसला गाँव में सबको मानना पड़ता था। तो ये ध्यान रखिएगा, इस लाइन को, इसको मैंने हाइलाइट कर रखा है। पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था, जिसे मुकद्दम या मंडल कहते थे। तो ये मुकद्दम मंडल मैंने पहले भी बताया, तो अभी भी याद रखना। कुछ स्रोतों से ऐसा लगता है कि मुखिया का चुनाव गांव के बुजुर्गों की आम सहमति से होता था, कि हाँ बड़े बुजुर्गों ने कह दिया फलाना आज से मुखिया है, ऐसा कुछ होता होगा, ऐसा कुछ स्रोतों से पता चला है। इस चुनाव के बाद उन्हें इसकी मंजूरी जमींदार से लेनी पड़ती थी। मुखिया अपने ओहदे पर तभी तक बना रहता था जब तक गांव के बुजुर्गों को उस पर भरोसा था। ऐसा नहीं होने पर बुजुर्ग उसे बर्खास्त कर सकते थे। बढ़िया है लाइन यहाँ पर। गांव की आमदनी,
व खर्चे का हिसाब किताब अपनी निगरानी में मनवाना मुखिया का मुख्य काम था। इसमें पंचायत का पटवारी इसकी मदद करता था। तो क्या काम था मुखिया का? आमदनी और खर्चे का हिसाब किताब और निगरानी मुख्य काम था, पटवारी मदद करता था। तो पटवारी आज भी होते हैं, आप जानते हैं। पंचायत का खर्चा गांव के उस आम खजाने से चलता था जिसमें हर व्यक्ति अपना योगदान देता था। जैसे आज भारत सरकार का खर्चा संचित निधि से चलता है, आपने पढ़ा होगा। ऑलरेडी क्लासेस शुरू करेंगे अभी। इस खजाने से उन कर अधिकारियों की खातिरदारी का खर्चा भी किया जाता था जो उस समय गांव का दौरा किया करते थे। मतलब उस समय भी चीजें हुआ करती थी, खातिरदारी। इस कोष का इस्तेमाल बाढ़ जैसी प्राकृतिक विपदाओं से निपटने के लिए भी होता था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, जो कर कर नहीं था वहां पे, क्या था वहां पे, जो लोग इकट्ठा करते थे, अपना योगदान देते थे आम खजाने में, लोग योगदान देते थे। ठीक है, लोग, हर व्यक्ति अपना योगदान देता था। हर पे याद रखिएगा, हर व्यक्ति अपना योगदान देता था और उसी से बाढ़ जैसी समस्याएं से भी निस्तारण किया जाता था। ऐसे सामुदायिक कार्यों के लिए भी जो किसान खुद नहीं कर सकते थे, जैसे कि मिट्टी के छोटे मोटे बांध बनाना, नहर खोदना, यह सब भी काम करता था। ठीक है, इसी आम खजाने से। भ्रष्ट मंडल, मंडल अक्सर अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते थे। मंडल मतलब वही जो मुखिया है। मुख्यतः उन पर ये आरोप था कि पटवारी के साथ मिलकर हिसाब किताब में हेराफेरी करते हैं। आज कौन से प्रधान साहब बहुत समझदारी वाला वाला काम करते हैं, कौन सा गांव को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, आदर्श ग्राम पंचायत बनाने का काम करते हैं। आज भी आरोप लगते रहते हैं कि सचिव जी के साथ मिलकर, मैं उन सचिव जी की बात नहीं कर रहा हूँ जो आप देख कर आए हैं। लौकी के ऊपर सचिव जी आज मानने वाले नहीं है। ठीक है, जमीन पर कर का आकलन कम करके अतिरिक्त बोझ उठे छोटे किसानों पर डाल देते थे। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सभी लोग गलत भी नहीं होते, कुछ ठीक भी होते हैं। लेकिन समस्या ये है, कुछ ठीक लोगों को बार बार चुनाव भी नहीं जिताते कुछ लोग। हर प्रकार के लोग मिलते हैं। पंचायत का एक बड़ा काम यह तसल्ली करना था कि गांव में रहने वाले अलग अलग समुदायों के लोग अपनी जात की हदों के अंदर रहें। ये ध्यान, बड़ी बात है। ये तो आप सुनते भी आते होंगे, पूर्वी भारत में सभी शादियां मंडल की मौजूदगी में होती थी, सभी शादियां। यूँ कहा जा सकता है कि जात की अवहेलना रोकने के लिए लोगों के आचरण पर नजर रखना गांव के मुखिया की जिम्मेदारी में से एक था। तो यह भी ध्यान रखिएगा। पंचायतों को जुर्माना लगाने, समुदाय से निष्कासित करने जैसे गंभीर दंड देने के अधिकार है। तो यह भी ध्यान रखिएगा, क्या क्या अधिकार थे पंचायतों के। समुदाय से बाहर निकालना एक बड़ा कड़ा कदम था जो एक सीमित समय के लिए लागू किया जाता था। दंडित व्यक्ति को दिए हुए समय के लिए गांव छोड़ना पड़ता था। मुझे इसको पढ़ते हुए हिंदी साहित्य की पुस्तक दिव्या याद आ रही है। दिव्या एक पुस्तक है, आप उसको पढ़ेंगे अगर हिंदी साहित्य में होंगे, तो वहां भी ऐसा कुछ था। इस दौरान वह अपनी जाति और पेशे से हाथ धो बैठता था। ऐसी नीतियों का मकसद जातिगत रिवाजों की अवहेलना रोकना था। इसी के साथ मुझे प्रेमचंद्र लिखित गोदान भी याद आती है, जहाँ होरी कहता है कि हमें जाति से अलग कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा, वो सब चीजें। ग्राम पंचायत के अलावा गांव में हर जाति की अपनी पंचायत होती थी, ये भी ध्यान रखना। हर गांव की अपनी पंचायत, सॉरी, हर जाति की अपनी पंचायत। समाज में ये पंचायतें काफी ताकतवर होती थी। आप हरियाणा में सुनते भी होंगे, खाप पंचायत का जिक्र होता है। राजस्थान में जाति पंचायतें अलग अलग जातियों के लोगों के बीच दीवानी के झगड़ों का निपटारा करती थी। जो हाईलाइट करते हैं वह सब स्टेटमेंट बन सकता है अगर टीप बनाएगा तो, वरना तो कोई बात ही नहीं। वे जमीन से जुड़े दावेदारियों के झगड़े सुलझाती थी, तय करती थी शादियां जातिगत मानदंडों के मुताबिक हो रही है और क्या क्या करती थी। और यह भी कि एक गांव के आयोजन में किसको किसके ऊपर तरजीह दी जाए, कर्मकांडी वर्चस्व किस क्रम में होगा, फौजदारी न्याय को छोड़ दें, तो ज्यादातर मामलों में राज्य जाति पंचायत के फैसलों को मानता था। अगर फौजदारी मामलों को छोड़ दे तो राज्य मान लेता था पंचायतों के फैसलों को। अब तो फिर लोकतंत्र आ गया, फिर आपका संविधान बन गया, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। पश्चिम भारत, खासकर राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे प्रांतों के संकलित दस्तावेजों में ऐसी कई अर्जियां हैं जिसमें पंचायत से ऊंची जातियों या राज्य के अधिकारियों के खिलाफ जबरन कर उगाही या बेगार वसूली की शिकायत की गई है। आमतौर पर यह अर्जियां ग्रामीण समुदाय के सबसे निचले तबके के लोग लगाते थे। अक्सर सामूहिक तौर पर भी ऐसी अर्जियां दी जाती थी। इनमें किसी जाति या संप्रदाय विशेष के लोग संभ्रांत समूह की उन मांगों के खिलाफ अपना विरोध जताते थे जिन्हें वे नैतिक दृष्टि से अवैध मानते थे। उनमें एक थी बहुत ज्यादा कर की मांग, क्योंकि इससे किसानों का दैनिक गुजारा ही जोखिम में पड़ जाता था। खासकर सूखे या ऐसी दूसरी विपदाओं के दौरान उनकी नजरों में जिंदा रहने के लिए न्यूनतम बुनियादी साधन उनका परंपरागत रिवाज ही था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं बनना चाहिए।
वे समझते थे कि ग्राम पंचायत उनकी सुनवाई करनी चाहिए या सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य अपना नैतिक फर्ज अदा करे, न्याय करे। निचली जाति के किसानों और राज्य के अधिकारियों और स्थानीय जमींदारों के बीच झगड़ों में पंचायत के फैसले अलग-अलग मामलों में अलग-अलग हो सकते थे। अत्यधिक कर की मांगों के मामले में पंचायत अक्सर समझौते का सुझाव देती थी। आज भी समझौता होता है बहुत जगह, जहाँ समझौते नहीं हो पाते थे वहाँ किसान विरोध की ज्यादा उग्र रास्ते अपनाते थे, जैसे कि गाँव को छोड़कर भाग जाना, मतलब गाँव को छोड़कर चले जाना। जोतने लायक खाली जमीन अपेक्षाकृत आसानी से उपलब्ध थी, जबकि श्रम को लेकर प्रतियोगिता थी। इस वजह से गांव छोड़कर भाग जाना खेतिहरों के हाथ में एक बड़ा प्रभावी हथियार था। कहीं और जाकर खेती कर लेंगे, खेती ही करनी है तो। यहाँ कपड़ा उत्पादन का आप दृश्य देख सकते हैं, पिक्चर बना हुआ है। ग्रामीण दस्तकार, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अलग अलग तरह के उत्पादन कार्य में जुटे लोगों के बीच फैले लेन देन के रिश्ते गाँव का एक और रोचक पहलू था। अंग्रेजी शासन के शुरुआती वर्षों में किए गए गांवों के सर्वेक्षण और मराठाओं के दस्तावेज बताते हैं गांव में दस्तकार काफी अच्छी तादाद में रहते थे। कहीं कहीं तो कुल घरों में 25% घर दस्तकारों के थे, मतलब समझ रहे हो आप, कुल घरों के 25% यानी कि खेती ही नहीं थी, और भी काम होते थे। कभी कभी किसानों दस्तकारों के बीच फर्क करना मुश्किल होता था, क्योंकि मान लो जब खेती नहीं हो रही दस्तकारी का काम कर रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे समूह थे जो दोनों किस्म के काम करते थे। खेतिहर परिवार के सदस्य कई तरह की वस्तुओं के उत्पादन में शिरकत करते थे, मसलन रंगरेजी, कपड़े पर छपाई, मिट्टी के बर्तनों को पकाना, खेती के औजारों को बनाना, उनकी मरम्मत करना, ये सब काम होते थे। उन महीनों में जब उनके पास खेती के काम से फुर्सत होती थी, बुआई और सुहाई के बीच या सुहाई कटाई के बीच जैसे कि बारिश होने लगती है तो काम थोड़ा कम हो जाता है। कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, यहाँ की सुनार जैसे ग्रामीण दस्तकार भी अपनी सेवाएं गांव के लोगों को देते थे, तो सब गांव में ही हुआ करते थे, जिसके बदले गांव वाले उन्हें अलग अलग तरीकों से उन सेवाओं की अदायगी करते थे। आमतौर पर या तो उन्हें फसल का हिस्सा दिया जाता था या फिर गांव की जमीन का टुकड़ा, यानी कि पैसों का लेन देन नहीं हो रहा है। फोकस किया आपने इस बात पर, पैसों का लेन देन नहीं हो रहा है। शायद कोई ऐसी जमीन जो खेती लायक होने के बावजूद बेकार पड़ी थी, अदायगी की सूरत क्या होगी ये शायद पंचायत ही तय करती थी। शायद महाराष्ट्र में ऐसी जमीन दस्तकारों की मीरास या वतन बन गई, जिस पर दस्तकारों का पुश्तैनी अधिकार होता था। तो मीरास या वतन क्या है ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कहीं नगद की बात हो रही है क्या? नहीं हो रही। हम अगर सेवा ले रहे हैं या कोई चीज ले रहे हैं तो फसल का एक हिस्सा दे दिया जाता है, जमीन का एक टुकड़ा दिया जाता है। यही व्यवस्था कभी कभी थोड़े बदले हुए रूप में मिलती है, जहाँ दस्तकार हर एक खेतिहर परिवार परस्पर बातचीत करके अदायगी की किसी एक व्यवस्था पर राजी होते थे। ऐसे में आमतौर पर वस्तुओं सेवाओं का विनिमय होता था। उदाहरण के तौर पर 18वीं सदी के स्रोत बताते हैं कि बंगाल में जमींदार उनकी सेवाओं के बदले लोहार, बढ़ई, सुनारों को रोज का भत्ता और खाने के लिए नकदी देते थे। ये कहाँ की बात है? ये बंगाल की बात है। इस व्यवस्था को जजमानी कहते थे। जजमानी इंपॉर्टेंट भी है, जजमानी व्यवस्था। हालांकि यह शब्द 16वीं 17वीं सदी में बहुत इस्तेमाल नहीं होता था, फिर भी याद रखना, रोज का भत्ता, खाने के लिए नकदी देते थे। ये सबूत मजेदार है क्योंकि इनसे पता चलता है गांव के छोटे स्तर पर फेरबदल के रिश्ते कितने पेचीदा हैं। नकद अदायगी का चलन बिल्कुल ही नदारद था। ठीक है, नकद तो वहां भी नहीं था, यहाँ पे हम लोगों ने देखा है नकद की बात नहीं हो रही है। जैसे हम भी छोटे थे तो बचपन में आप जानते हैं कई जगह आपको देखते होंगे कि दूध के बदले गेहूं दे दिया या धान दे दिया। आज भी कई बार ऐसा होता है कि कोई मजदूरी करने आया तो उसको गेहूं दे दिए गए या धान दे दिए गए। कई गांवों में आज भी आपको देखने को मिलेगा, पैसा नहीं दिया जाता। एक छोटा गणराज्य, ग्रामीण समुदाय की अहमियत को हम कैसे समझें? 19वीं सदी के कुछ अंग्रेज अफसरों ने भारतीय गांव को इससे छोटे गणराज्य के रूप में देखा, जहां लोग सामूहिक स्तर पर भाईचारे के साथ संसाधनों और श्रम का बंटवारा करते थे। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि गांव में सामाजिक बराबरी थी, संपत्ति की व्यक्तिगत मिल्कियत होती थी, साथ ही जाति और जेंडर के नाम पर समाज में गहरी विषमताएं थी। कोई नई बात नहीं है। कुछ ताकतवर लोग गांव के मसलों पर फैसले लेते थे, कमजोर वर्गों का शासन करते थे, शोषण करते थे, सॉरी, न्याय करने का अधिकार भी उन्हीं को मिला हुआ था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि गांव और शहरों के बीच होने वाले व्यापार की वजह से गांव में भी नगद के रिश्ते फैल चुके थे, क्योंकि बाहर से लोग आएंगे तो नगद होगा ही होगा। मुगलों के केंद्रीय इलाकों में कर की गणना और वसूली भी नगद में की जाती थी, तो ये भी ध्यान रखना। गांव के अंदर की बात होगी तो कर नगद नहीं होता था, ये कह सकते हैं, तो शायद बाहर की बात होगी तो नगद की बात व्यवस्था थी। दस्तकार निर्यात के लिए उत्पादन करते थे, उन्हें उनकी मजदूरी पूर्व भुगतान भी नगद में ही मिलता था। निर्यात निर्यात का मतलब तब ये नहीं था कि अमेरिका भेजेंगे और ब्रिटेन में भेजेंगे। इसी तरह कपास, रेशम, नील जैसे व्यापारिक फसलें पैदा करने वालों का भुगतान भी नकदी में ही होता
हाँ, तो कौन सी चीजें नकदी में होती थी, कौन सी नहीं, दोनों हम लोगों ने पढ़ा है। गांव में मुद्रा 17वीं सदी में फ्रांसीसी यात्री जियां बैप्टिस्ट टैवर्नियर, मैंने पिछली वीडियोज में भी चीजें देखी है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो यह उल्लेख करता है कि भारत में वे गांव बहुत ही छोटे कहे जाएंगे जिसमें मुद्रा की फेरबदल करने वाले, जिन्हें सराफ, सर्राफ को शायद स्वर्णकार से रिलेट करते हैं, कहते हैं। एक बैंकर की तरह सर्राफ हवाला करते थे और अपनी मर्जी के मुताबिक पैसे के मुकाबले रुपए की कीमत बढ़ा देते थे, कौड़ियों के मुकाबले पैसे की। मतलब यही जो बदलना होता है ना, डॉलर के मतलब रुपए बदला जाता है, वैसे यहाँ पे कुछ हो रहा था। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर, कृषि समाज में महिलाओं की स्थिति क्या थी, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि शायद कई समाजों में आपने गौर किया होगा, उत्पादन की प्रक्रिया में मर्द और महिलाएं खास किस्म की भूमिकाएं अदा करते हैं। जिस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं वहाँ महिलाएं और मर्द कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम करते थे। खेतों में आज भी हम देखते हैं कई महिलाएं काम करती हैं। मर्द खेत जोतते थे, वह हल चलाते थे, महिलाएं बुआई और निराई कटाई के साथ साथ पकी हुई फसल का दाना निकालने का काम करती थी। आज भी कई जगह होता है। जब छोटी-छोटी ग्रामीण इकाइयों का और किसान की व्यक्तिगत खेती का विकास हुआ, जो कि मध्यकालीन भारतीय कृषि की खासियत थी, तब घर परिवार के संसाधन और श्रम उत्पादन की बुनियाद बने। स्वाभाविक तौर पर ऐसे में लिंग बोध के आधार पर आमतौर पर किया जाने वाला फर्क घर के लिए महिलाएं और बाहर के लिए मर्द मुमकिन नहीं था। फिर भी महिलाओं की जैव वैज्ञानिक क्रियाओं को लेकर लोगों के मन में पूर्वाग्रह बने रहे। मसलन पश्चिमी भारत में राजस्वला महिलाओं को हल या कुमार का चाक छूने की इजाजत नहीं थी। इसी तरह बंगाल में अपने मासिक धर्म के समय महिलाएं पान के बागान में नहीं घुस सकती थी, तो यह भी ध्यान रखेगा, यह भी चालू था। सूत कातने, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को साफ करने और गूंथने और कपड़ों पर कढ़ाई जैसे दस्तकारी के काम उत्पादन के ऐसे पहलू थे जो महिलाओं के श्रम पर निर्भर थे। यानी क्या काम महिलाएं करती थी, ध्यान रखिएगा, सूत कातने, मिट्टी के लिए साफ करने, गूंथने, कपड़े पर कढ़ाई, आज भी कई जगह ऐसे काम महिलाएं करती हैं। किसी वस्तु का जितना वाणिज्यीकरण होता था, उसके उत्पादन के लिए महिलाओं के श्रम की उतनी ही मांग होती थी। दरअसल किसान और दस्तकार महिलाएं जरूरत पड़ने पर न सिर्फ खेतों में काम करती थी, बल्कि नियोक्ताओं के घरों पर भी जाती थी और बाजारों में भी जाती थी। चूंकि समाज श्रम पर निर्भर था, इसीलिए बच्चा पैदा करने की अपनी काबिलियत की वजह से महिलाओं को महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखा जाता था। फिर भी शादीशुदा महिलाओं की कमी थी, क्योंकि कुपोषण, बार बार मां बनने और प्रसव के वक्त मौत की वजह से महिलाओं में मृत्यु दर बहुत ज्यादा था मृत्यु दर बहुत ज्यादा था। इससे किसान और दस्तकार समाज में ऐसे सामाजिक रिवाज पैदा हुए जो सम्भ्रांत समूह से बहुत अलग थे। कई ग्रामीण समुदायों में शादी के लिए दुल्हन की कीमत अदा करने की जरूरत होती थी, न कि दहेज। तलाकशुदा महिलाएं और विधवाएं दोनों ही कानूनन शादी कर सकती थी। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। श्रम की कीमत इतनी थी कि दुल्हन की कीमत अदा करने की जरूरत होती थी, मतलब उल्टा था, दहेज उल्टा दिया जाता था। और तलाकशुदा महिलाएं, विधवाएं दोनों ही कानूनन शादी कर सकती थी। ये नया फैक्ट है, इंटरेस्टिंग है, यूनिक है। इंटरेस्टिंग मीन्स अलग है। आपको शायद ये ना सोचें आप जब एक स्टेटमेंट में क्वेश्चन आए तो। महिलाओं की प्रजनन शक्ति को इतनी अहमियत दी जाती थी कि उस पर काबू होने का बड़ा डर था। स्थापित रिवाजों के मुताबिक घर का मुखिया मर्द होता था। इस तरह महिला पर परिवार समुदायों के मर्दों द्वारा पुरजोर काबू रखा जाता था। बेवफाई के शक पर ही महिलाओं को भयानक दंड दिए जा सकते थे, शक पर ही। यानी जो आज की समस्याएं, वह तब की भी समस्याएं थी। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिमी भारत के इलाकों से मिले दस्तावेजों में ऐसी दरख्वास्त मिली है कि जो महिलाओं ने न्याय और मुआवजे की उम्मीद से ग्राम पंचायत को भेजी थी। पत्नियां अपने पतियों की बेवफाई का विरोध करती दिखाई देती हैं, या फिर गृहस्थी के मर्द पर यह आरोप लगाती हैं कि वे पत्नी और बच्चों की अनदेखी करता है। मर्दों की बेवफाई हमेशा दंडित नहीं होती थी, लेकिन राज्य और ऊंची जाति के लोग अक्सर ये सुनिश्चित करने की कोशिश करते थे कि परिवार के भरण पोषण का इंतजाम हो जाए। जब महिलाएं पंचायत को दरख्वास्त देती, उनके नाम दस्तावेजों में दर्ज नहीं किए जाते थे। आज के समय में जैसे कहा जाता है ना कि किसी भी लड़की के साथ गलत काम हो रहा है तो उसका नाम नहीं आना चाहिए पब्लिक में, किसी और नाम से हम उसको संबोधित करके न्यूज़पेपर या अलग अलग जगह पर निकालते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी नाम दस्तावेजों में दर्ज नहीं किए जाते थे। दरख्वास्त करने वाली का हवाला गृहस्थी के मर्द मुखिया की माँ, बहन या पत्नी के रूप में दिया जाता था। तो ये भी अलग चीज है, ये भी आप याद रखिए, और कहीं भी आप इसका यूज भी कर सकते हैं। सिर्फ ये नहीं कि हम इसलिए पढ़ रहे हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं। कहाँ यूज करोगे ये तब पता चलेगा जब वहां पर यूज करने वाली चीजें आएंगी। जैसे हम एस्से का टॉपर्स आंसर राइटिंग करा रहे हैं तो उसमें आप देखेंगे कैसे कहाँ पर क्या चीजें यूज हो जाती हैं। भूमि है, भद्रजनों में महिलाओं को पुश्तैनी संपत्ति का हक मिला हुआ था।
भूमिहर भद्रजनों में। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये आएगा तो आपको ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा। महिलाओं को पुश्तैनी संपत्ति का हक मिला हुआ था। पंजाब से ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां महिलाएं पुश्तैनी संपत्ति के विक्रेता के रूप में ग्रामीण जमीन के बाजार में सक्रिय हिस्सेदारी रखती थी। ये भी याद रखिएगा। हिंदू मुसलमान महिलाओं को जमींदारी उत्तराधिकारी भी मिलती थी। हिंदू मुसलमान महिलाओं को जमींदारी उत्तराधिकारी में मिलती थी, जिसे बेचने गिरवी रखने के लिए वे स्वतंत्र थी। बंगाल में भी महिला जमींदार पाई जाती थी। 18वीं सदी की सबसे बड़ी और मशहूर जमींदारियों में से एक थी राजशाही की जमींदारी। इसकी करता धरता एक स्त्री थी। ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िए, पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, क्वेश्चन यहाँ से बनने की चांस रह सकते हैं। आप बोझा ढोती महिलाएं देख सकते हैं। जंगल और कबीले, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इम्पोर्टेंट है। बसे हुए गांव के परे जंगल में क्या था? ग्रामीण भारत में बसे हुए लोगों की खेती के अलावा भी बहुत कुछ था। उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत की गहरी खेती वाले प्रदेशों को छोड़ दें तो जमीन के विशाल हिस्से में जंगल और झाड़ियां हैं। इसके अगर देखें तो झारखंड सहित पूर्वी भारत, मध्य भारत, भारत नेपाल की सीमावर्ती तराई, जहाँ का दुधवा नेशनल पार्क है, दक्षिणी भारत का पश्चिमी घाट आप देखो, दक्कन के पठार देखो। हालांकि इस काल में अखिल भारतीय स्तर पर जंगलों के फैलाव का औसत निकालना लगभग असंभव है, फिर भी सांसायिक स्रोत से मिली जानकारी के आधार पर अंदाजा लगा सकता है करीब करीब 40% पर जंगल थे। आज हम सोच रहे हैं 33% पर हो जाए। हमने 2023 का जो वन स्थिति रिपोर्ट आई हुई है भारत की, हर 2 साल बाद आती है, उसको करा रखा है, आप उसको देख सकते हैं। सामयिक रचनाएं जंगल में रहने वालों के लिए जंगली शब्द का इस्तेमाल करती थी, क्योंकि जंगल में रहते थे। लेकिन जंगली होने का मतलब सभ्यता का ना होना बिल्कुल नहीं था। जैसे आजकल लोग कह देते हैं जंगली हो बिल्कुल, क्या? तो जंगली का मतलब ये नहीं है कि जंगली मतलब बेकार व्यक्ति। जंगली का मतलब है जंगल में रहने वाला। जैसे आजकल लोग कह देते हैं बिल्कुल गंवार हो क्या, पर ये गांव वाले भी कहते हैं, मतलब समझ में नहीं आता। गंवार का मतलब गांव में रहने वाले से होता है, जैसे शहरी हो क्या, अंग्रेज हो क्या। तो चीजें किस परिप्रेक्ष्य में ले जाकर रख दी जाती हैं, ये बहुत गलत है। जंगली का मतलब जंगल में रहने वाला, गाँव गंवार का मतलब गांव में रहने वाला। उसको अन्य शब्दों, अन्य मतलब भावार्थ के साथ नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन जंगली होने का मतलब सभ्यता का ना होना बिल्कुल नहीं था। वैसे आजकल इस शब्द का प्रचलित अर्थ यही है कि सभ्यता नहीं है, कपड़े पहनने का ढंग नहीं है, बोलने का ढंग नहीं है, गंदे रहते हैं लोग, इसको इस अर्थ में बोला जाता है, जबकि ये नहीं है, गलत है। और हमारा ये कर्तव्य है, हम यूपीएससी के विद्यार्थी हैं, एस्पिरेंट हैं, हम लोगों को बताएं कि भाई गंवार का मतलब गंवार वह नहीं होता जो आप समझते हैं, जंगली का मतलब वह नहीं होता जो आप समझते हैं। इन दिनों इस शब्द का इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए होता था जिनका गुजारा जंगल के उत्पादों, शिकार और स्थानांतरित खेती, झूम खेती आप पढ़ेंगे उसके जरिए होता था। काम मौसम के मुताबिक होते थे। उदाहरण के तौर पर भीलों में बसंत के मौसम में जंगल के उत्पाद इकट्ठा किए जाते थे, गर्मियों में मछली पकड़ी जाती थी, मानसून के महीनों में खेती की जाती थी, शरद व जाड़े के महीनों में शिकार किया जाता था। यह सिलसिला लगातार गतिशीलता की बुनियादों पर खड़ा था, बुनियाद को मजबूत भी करता था। लगातार एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। जंगलों में रहने वाले कबीलों की एक खासियत थी, तो ये पता ही होगा आपको, इसमें कोई नई चीज तो है नहीं। जहां तक राज्य का सवाल है, उसके लिए जंगल उलटफेर वाला इलाका था, बदमाशों का शरण देने वाला अड्डा। मवास, मवास का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो मवास याद रखिएगा, बदमाशों को शरण देने वाला अड्डा। आज भी आप जानते हैं कि कई छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में चीजें चलती रहती हैं कि वहां छुप के लोग लोग पुलिस वालों को मार रहे हैं या लोगों को मार रहे हैं, या अन्य जहाँ भी पहाड़ी इलाका हो, जंगली दुर्गम इलाके जो होते हैं ना, वहाँ उनकी जो एक्सपर्टीज होती है, और जो नया व्यक्ति जाता है उसकी एक्सपर्टीज होती नहीं है। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि बदमाशों को शरण वाला अड्डा। एक बार फिर हम बाबर की ओर देखते हैं, जो कहता है कि जंगल एक ऐसा अच्छा कवच था जिसके पीछे परगना के लोग कड़े विद्रोही हो जाते थे और कर अदा करने से मुकर जाते थे। यानी बाबरनामा में भी चीजें बहुत कुछ लिखी गई हैं। नीलगाय का शिकार करते हुए शाहजहां, आप इसमें देखो, नीलगाय का शिकार करते हुए शाहजहां साहब। नीलगाय कुछ लोगों को पता होगी, उनके खेतों में नुकसान पहुंचाते रहते हैं। जंगलों में घुसपैठ, जंगल में बाहरी ताकतें कई तरह से घुसती थी। मसलन राज्य को सेना के लिए हाथियों की जरूरत होती थी, इसलिए जंगलवासियों से ली जाने वाली पेशकश में अक्सर हाथी भी शामिल होते थे।
आप जानते हैं कई ऐसे एरिया हैं जहाँ हाथी महत्वपूर्ण है। हाथी पे एक तो ऊंचा है तो दूर तक दिखाई भी पड़ जाता है, इसलिए भी हाथी महत्वपूर्ण होते हैं। मुगल राजनीतिक विचारधारा में गरीबों अमीरों सहित सबके साथ जुड़ते हुए राज्य के गहरे सरोकार का एक लक्षण था शिकार अभियान। दरबारी इतिहासकारों की माने तो शिकार अभियान के नाम पर बादशाह अपने विशाल साम्राज्य के कोने कोने का दौरा करता था। इस तरह अलग अलग इलाकों के लोगों की समस्याओं शिकायतों पर व्यक्तिगत रूप से गौर करता था। दरबारी कलाकारों के चित्रों में शिकार का विषय बार बार आता था। इन चित्रों में चित्रकार अक्सर छोटा सा एक हिस्सा दृश्य डाल देते थे जो सद्भावनापूर्ण शासन का संकेत देता था। ठीक है, परगना क्या था? आज भी परगना होते हैं, आपका भी परगना होगा कोई ना कोई। पेशकश मुगल राज्य के द्वारा ली जाने वाली एक छोटी भेंट होती थी। पेशकश आज क्या पेश किया गया उससे याद कर सकते हो। कृषि बस्तियों के लिए जंगलों का सफाया। 16वीं सदी में मुकुंदराम चक्रवर्ती की लिखी एक बंगाली कविता है चंडी मंगल का अंश। तो ये ध्यान रखना, चंडी मंगल मुकुंदराम चक्रवर्ती द्वारा लिखी गई है। कविता के नायक कालकेतु ने जंगल खाली करवा के एक साम्राज्य की स्थापना की। खबर मिलते ही परदेशी आने लगे तमाम जगहों से। फिर कालकेतु ने खरीद कर बांटी। उनमें भारी भरकम चाकू कुल्हाड़ी भाले वर्षे उत्तर से आए दास सैकड़ों मरते हुए चकित देखकर कालकेतु को जिसने दी सुपारी एक एक को। दक्षिण से आया फसल कटाई वाले एक उतने के साथ 500। पश्चिम से आया जफर मियाँ साथ में 22,000 लोग हाथों में सुलेमानी मोती की माला जपते हुए पीरो पैगंबर का नाम। जंगलों को हटाने के बाद उन्होंने बसाया बाजार। सैकड़ों सैकड़ों की तादाद में विदेशी जंगलों को खाली और घुस आए। वहीं कुल्हाड़ियों की आवाज सुनकर शेर डर गए और दहाड़ते हुए भाग निकले। तो ये बात बताई कि जो बाहर से आ जाते थे उनके बारे में विदेशी शब्द का प्रयोग किया गया है। पहाड़ी कबीलों और मैदानों के बीच व्यापार लगभग 1595 में। अवध यानी कि उत्तर प्रदेश का लखनऊ वाला हिस्सा, प्रयागराज तक का इलाका के मैदानी इलाकों और पहाड़ी कबीलों के बीच होने वाले लेन देन के बारे में अबुल फजल ने कुछ इस तरह लिखा है। क्योंकि उत्तराखंड पहले भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, तो उत्तराखंड में पहाड़ था, ऊंचाई ज्यादा थी, इसीलिए उसको उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया। जियोग्राफिकल कंडीशन और जनसंख्या भी बहुत थी उसके चक्कर में। उत्तर के पहाड़ों से इंसान मोटे मोटे घोड़ों बकरों की पीठ पर लदकर बेशुमार सामान ले जाया जाता था। सोना चांदी तांबा सीसा कस्तूरी सूरा गाय याक की पूंछ शहद चुक चुक मतलब संतरे के रस नींबू के रस वाले के मतलब ठीक है चुक अनार दाना अदरक लंबी मजीद सुहाग मरलिन। मरलिन क्या है? तो आज पक्षी की एक किस्म है। जो हाईलाइट है उसका मतलब है कुछ तो अलग है वहां पे, इसीलिए हाईलाइट कर रखा है। कहरुआ, कहरुआ क्या है? पीला भूरा धातु जिससे गहने बनाए जाते हैं। बाकी नमक कितना याद करोगे, बहुत कुछ पढ़ा है। वाणिज्यिक खेती का असर बाहरी कारक के रूप में जंगलवासियों की जिंदगी पर भी पड़ता था। जंगल के उत्पाद जैसे शहद मधुमोम और लाख की बहुत मांग थी। लाख की चूड़ियां आपने सुनी होंगी, शहद आज भी कितना रेयर है। लाख जैसी कुछ वस्तुएं तो 17वीं सदी में भारत से समुद्र पार होने वाले निर्यात की मुख्य वस्तुएं थे, यानी लाख निर्यात होता था, ये ध्यान रखिएगा। हाथी भी पकड़े और बेचे जाते थे, तो हाथी तो हमेशा से। व्यापार के तहत वस्तुओं की अदला बदली भी होती थी। कुछ कबीले भारत अफगानिस्तान के बीच होने वाले जमीनी व्यापार में लगे थे, तो कुछ कबीले यहाँ भी काम कर रहे थे, जैसे पंजाब का लोहानी कबीला। ये पंजाब के गांव शहरों के बीच होने वाले व्यापार में भी शिरकत करते हैं। सामाजिक कारणों से भी जंगलवासियों के जीवन में बदलाव आए। कबीलों के भी सरदार होते थे, कबीलों के सरदार, और कुछ ग्रामीण समुदाय के बड़े आदमियों की तरह कई कबीलों के सरदार जमींदार बन गए, कुछ तो राजा भी हो गए। ऐसे में उन्हें सेना खड़ी करने की जरूरत हुई। उन्होंने अपने ही खानदान के लोगों को सेना में भर्ती किया या फिर अपने ही भाई बंधुओं से सैन्य सेवा की मांग की। सिंध इलाके की कबीलाई सेनाओं में 6,000 घुड़सवार 7,000 पैदल सिपाही थे। असम में अहोम राजाओं के अपने पायक होते थे। ये सबसे इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग शब्द मैं बार बार पता नहीं क्यों बोलता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। अहोम राजा, अहोम साम्राज्य, आज भी करंट अफेयर्स में आप सुनते रहते हैं असम में अहोम राज्य। तो अगर मैं पूरे चैप्टर में दो तीन चीजें चार चीजें इंपॉर्टेंट बताऊं तो उसमें ये लाइन इंपॉर्टेंट है। असम में अहोम राजा थे, उनके पाइक हुआ करते थे। ये वे लोग थे जिन्हें जमीन के बदले सैनिक सेवा देने पड़ती थी। मान लो मैंने आपको हायर किया कि आप इतने सैनिक देना और आपको इतनी जमीन हम दे रहे हैं, उस जमीन पे राजस्व वसूलो और अपनी सेना खड़ी करो, जब मैं कहूँ तब अपनी सेना लेकर आ जाना। अहोम राजाओं ने जंगली हाथी पकड़ने पर अपने एकाधिकार का भी ऐलान कर दिया। और इम्पोर्टेंट लाइन है, तो याद रखिएगा। हालांकि कबीलाई व्यवस्था से राजतांत्रिक प्रणाली की तरफ संक्रमण बहुत पहले से शुरू हो चुका था, लेकिन ऐसा लगता है कि 16वीं सदी में आकर ही यह प्रक्रिया पूरी तरह से विकसित हुई। इसकी जानकारी हमें उत्तर पूर्वी इलाकों में कबीलाई राज्यों के बारे में आइन की बातों से मिलती है। आइन मतलब वही आइन एक जो हम पढ़ के आ रहे हैं।
उदाहरण के तौर पर 16वीं-17वीं सदी में कोच राजाओं ने पड़ोसी कबीलों के साथ एक के बाद एक युद्ध किया और उन पर अपना कब्जा जमा लिया। जंगल के इलाकों में नए सांस्कृतिक प्रभावों के विस्तार की भी शुरुआत हुई। दरअसल यह भी सुझाया गया कि नए बसे इलाकों के खेतिहर समुदायों ने जिस तरह धीरे-धीरे इस्लाम को अपनाया, यही कहा जाता था कि धर्म परिवर्तन की बात की अपनाया। इसमें सूफी संतों ने एक बड़ी भूमिका अदा की थी। तो अब कई ऐसे होते थे जो आसानी से अपने मन से कि हाँ, जो सूफी संत है उनकी वजह से हो गए। हम सूफी संत वाला चैप्टर अध्याय 6 में पढ़े थे, भक्ति और सूफी संतों के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वहां से भी क्वेश्चन आते रहते हैं। यहाँ तक कि इस बार की यूपीपीसीएस में भी एक क्वेश्चन ऐसा ही पूछा गया था, गुरु और शिष्य वाला। चलिए, जमींदार। मुगल भारत में कृषि संबंधों की हमारी दास्तान अब तक अधूरी रहेगी जब तक गांव में रहने वाले एक ऐसे तबके की बात ना कर लें जिनकी कमाई तो खेती से आती थी लेकिन जो कृषि उत्पादन में सीधे हिस्सेदारी नहीं करते थे। इसी वजह से हमें आगे चलकर पढ़ना पड़ेगा कि कैसे जमींदारी व्यवस्था लागू हुई कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में, जहाँ तक मैं सही हूँ, बंगाल में कॉर्नवालिस ने व्यवस्था लागू की, जमींदारी व्यवस्था, जिस पे क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो जमींदार नहीं पढ़ेंगे तो आगे चलकर जमींदारी व्यवस्था को कैसे पढ़ेंगे। ये जमींदार थे जो अपनी जमीन के मालिक होते थे और जिन्हें ग्रामीण समाज में ऊंची हैसियत की वजह से कुछ खास सामाजिक आर्थिक सुविधाएं भी मिली हुई थी। तो जमीन के मालिक होते थे, पहली बात। दूसरी बात, सामाजिक आर्थिक सुविधाएं भी मिली हुई थी। जमींदारों की बढ़ी हुई हैसियत के पीछे एक कारण जाति था। दूसरा कारण यह था कि वे लोग राज्य को कुछ खास किस्म की सेवाएं यानी कि खिदमत देते थे। ऐसे ही आपको जमींदार नहीं बना दिया जाएगा, आपको जमींदार तभी बनाया जाएगा जब आप सरकार यानी कि उस समय की सरकार, उस समय के शासकों का ध्यान रखेंगे। जमींदारों की समृद्धि की वजह थी उनकी विस्तृत व्यक्तिगत जमीन, उन्हीं के नाम पे होती थी। आप जमींदारी व्यवस्था में पढ़े भी होंगे, अगर पढ़े होंगे। इन्हें मिल्कियत कहते थे, यानी संपत्ति की मालिक यही होते थे। मिल्कियत जमीन पर जमींदार के निजी इस्तेमाल के लिए खेती होती थी। अक्सर इन जमीनों पर दिहाड़ी के मजदूर या पराधीन मजदूर काम करते थे। दिहाड़ी मतलब आज आप काम करेंगे हमारे यहाँ तो हम आपको 100 रुपए देंगे, इस टाइप की चीजों को दिहाड़ी, रोज की जो रुपए मिल जाते हैं उसको दिहाड़ी बोलते हैं। जमींदार अपनी मर्जी के मुताबिक इन जमीनों को बेच सकते थे, किसी और के नाम कर सकते थे, उन्हें गिरवी भी रख सकते थे। जमींदारों की ताकत इस बात से भी आती थी कि वे अक्सर राज्य की ओर से कर वसूल कर सकते थे। तभी तो जमीन का फायदा है। एक बड़ी क्षेत्र में कर वसूल करके कुछ हिस्सा अपने पास रखते थे और कुछ हिस्सा सरकार को बेचते थे, जो उस समय सरकार होती थी। और यही जमींदारी व्यवस्था में था कि आप उस पूरे क्षेत्र का कर इकट्ठा करेंगे, 10/11 पार्ट आप कंपनी को भेजेंगे और 1/11 भाग अपने पास रखेंगे। जब बात समय आएगा तब उसके बारे में विस्तार से चर्चा होगी। इसके बदले उन्हें वित्तीय मुआवजा मिलता था। सैनिक संसाधन उनकी ताकत का एक और जरिया था। इसके साथ साथ उन्हें सैनिक संसाधन भी रखने होते थे। ज्यादातर जमींदारों के पास अपने किले भी थे, अपनी सैनिक टुकड़ियां भी, जिसमें घुड़सवार, तोपखाने और पैदल सिपाहियों के जत्थे होते थे। तीन चार चीजें याद रखनी है। पहला, जमींदारों के पास जमीन का मालिकाना हक होता था। जमींदार कर वसूल कर सकते थे और उसका जो पैसा है वह अथॉरिटी यानी कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार, जो भी उस समय शासक हुआ करता था, उसको भेजते थे। उसके बदले उन्हें वित्तीय मुआवजा मिलता था। सैनिक संसाधन भी रखते थे और इनके पास किले भी होते थे और घुड़सवारी, तोपखाना, पैदल सिपाही भी होते थे। इस तरह अगर हम मुगल कालीन गांव में सामाजिक संबंधों की परिकल्पना एक पिरामिड के रूप में करें तो जमींदार उसके सक्रिय शीर्ष का हिस्सा थे, यानी सबसे ऊपर जमींदार। अबुल फजल इस ओर इशारा करता है कि ऊंची जाति के ब्राह्मण राजपूत गठबंधन ने ग्रामीण समाज पर पहले ही अपना ठोस नियंत्रण बना रखा था। कौन कहता है? अबुल फजल। इसमें तथाकथित मध्यम जातियों की भी खासी नुमाइंदगी थी, जैसा कि हमने पहले देखा है, और इसी तरह कई मुसलमान जमींदार भी थे। यानी सीधा सीधा कहने का मतलब है जो निचले तबके के लोग माने जाते थे सोकाल्ड, उनकी जिम्मेदारी सॉरी हिस्सेदारी नहीं थी। समसामयिक दस्तावेजों से ऐसा लगता है कि जंग में जीत जमींदारों की उत्पत्ति का संभावित स्रोत रहा होगा। जंग में जीत अक्सर जमींदारी फैलाने का एक तरीका था, ताकतवर सैनिक सरदारों द्वारा कमजोर लोगों को बेदखल कर देना। आप भी कई जगह सुनते रहते होंगे, जमींदार तो नहीं है आज, लेकिन आज कल बड़े बड़े नेताओं के बारे में, बड़े बड़े उद्योगपतियों के बारे में, या अपने क्षेत्र के बड़े कोई नेता, कोई प्रधान, कि उन्होंने फलाने की जमीन को कौड़ियों के नाम पे खरीद लिया या उन्हें बेदखल कर दिया।
इस तरह की चीजें। मगर इसकी संभावना कम ही है कि किसी जमींदार को इतने आक्रामक रूप की इजाजत राज्य देता हो, क्योंकि अगर आक्रामक हो जाएगा जमींदार तो राज्य को कर वसूल कर कैसे देगा, जब तक कि एक राज्यादेश सनद के जरिए इसकी पुष्टि पहले ही नहीं कर दी गई हो। इससे राज्य साथ में है तब तो कहने क्या। इससे भी महत्वपूर्ण थी जमींदारी को पुख्ता करने की धीमी प्रक्रिया। स्रोतों में इसके दस्तावेज भी शामिल हैं। ये कई तरीके से किया जा सकता था। नई जमीनों को खास बसाकर, अधिकारों के हस्तांतरण के जरिए, राज्य के आदेश से या फिर खरीद कर। यही वे प्रक्रियाएं थे जिनके जरिए अपेक्षाकृत निचली जातियों के लोग भी जमींदारों के दर्जे में दाखिल हो सकते थे, क्योंकि इस काल में जमींदारी धड़ल्ले से खरीदी और बेची जा रही थी, तो निचली जातियों के लोग भी बन सकते थे जमींदार। कई कारणों ने मिलकर परिवार या वंश पर आधारित जमींदारों को पुख्ता होने का मौका दिया। मसलन राजपूत और जाट ने ऐसी रणनीति अपनाकर उत्तर भारत में जमीन की बड़ी बड़ी पट्टियों पर अपना नियंत्रण पुख्ता किया। इसी तरह मध्य और दक्षिण पश्चिम बंगाल में किसान पशुचारण सदगोप सदगोप क्या थे, तो पशु किसान और पशुचारण यानी पशुओं को चराने वाले ने ताकतवर जमींदारियां खड़ी की। जमींदारों ने खेती लायक जमीनों को बसाने में अगुवाई की और खेतीहरों को खेती के साजो सामान व उधार देकर उन्हें वहां बसने में भी मदद की। जमींदारी की खरीद फरोख्त से गांव के मौद्रीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई। इसके अलावा जमींदार अपनी मिल्कियत की जमीनों की फसल भी बेचते थे। ऐसे सबूत हैं जो दिखाते हैं कि जमींदार अक्सर बाजार स्थापित करते थे जहां किसान भी अपनी फसलें बेचते थे। यानी कई जगह जमींदार किसान को जो फसल बेची जाती है वह बाजार भी उपलब्ध कराते थे। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि जमींदार शोषण करने वाला तबका था, लेकिन किसानों से उनके रिश्तों में पारस्परिकता, पैतृकवाद और संरक्षण का पुख्ता दो पहले इस बात की पुष्टि करते हैं। एक तो ये कि भक्ति संतों ने जहां बड़ी बड़ी बेबाकी से जातिगत और दूसरी किस्मों के अत्याचारों की निंदा की, चैप्टर 6 में हम पढ़े थे, वहीं उन्होंने जमींदारों को या फिर दिलचस्प बात क्या है साहूकारों को किसानों के शोषक या उन पर अत्याचार करने वाले के रूप में नहीं दिखाया। मतलब ये कहा जा रहा है कि भक्ति और सूफी संत जो थे वह जमींदारों के जिक्र नहीं किए थे, वह जमींदारों के अत्याचारों की बात नहीं किए थे। आमतौर पर राज्य का राजस्व अधिकारी ही उनके गुस्से का निशाना बना। राजस्व अधिकारी जो होता था उसे ही गुस्से का निशाना बनाया जाता था। 17वीं सदी में भारी संख्या में कृषि विद्रोह हुए, उनमें राज्य के खिलाफ जमींदारी को अक्सर किसानों का समर्थन मिला। समांतर सैनिक बल था, आप यहाँ पर देखेंगे आईने के मुताबिक मुगल भारत में जमींदारों को मिली जुली सैनिक शक्ति इस प्रकार थी। इतना घुड़सवार था, इतना पैदल था, इतना हाथी था, इतना तोपा, नाव भी था, 4500 नाव भी। तो ये ध्यान रखिएगा क्या क्या चीजें थी। डिजिट तो याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ सबसे ज्यादा क्या था, सबसे कम क्या था, इस तरीके से चीजें याद कर सकते हो। हाथी घुड़सवार से बहुत कम थे और तोप से भी हाथी कम थे और नाव से भी हाथी कम थे, यानी हाथी सबसे कम थे, ये याद कर सकते हो। भू राजस्व प्रणाली, जमीन से मिलने वाला राजस्व मुगल साम्राज्य की आर्थिक बुनियाद था। सिंपल सी बात है, किसी भी सरकार की बुनियादी होगा। इस कारण से कृषि उत्पादन पर नियंत्रण रखने के लिए और तेजी से फैलते हुए साम्राज्य के तमाम इलाकों में राजस्व आकलन व वसूली के लिए जरूरी था कि राज्य एक प्रशासनिक तंत्र खड़ा करे। दीवान, जिसके दफ्तर और पूरे राज्य की वित्तीय व्यवस्था के देखरेख की जिम्मेदारी थी, इस तंत्र में शामिल था। इस तरह हिसाब रखने वाले और राजस्व अधिकारी खेती की दुनिया में दाखिल हुए कृषि संबंधों को शक्ल देने में एक निर्णायक ताकत के रूप में उभरे। लोगों पर कर का बोझ निर्धारित करने से पहले मुगल राज्य ने जमीन और उस पर होने वाले उत्पादन के बारे में खास किस्म की सूचनाएं इकट्ठा करने की कोशिश की। भू राजस्व के इंतजामात में दो चरण थे। पहला कर निर्धारण और दूसरा वास्तविक वसूली। पहला तो निर्धारित करो कर कितना लेंगे और फिर उसकी वसूली करो। जमा निर्धारित रकम थी, जमा, और हासिल सचमुच वसूली गई राशि। तो ये दोनों याद रखिएगा। जमा क्या थी, निर्धारित रकम, कि मैंने इस क्षेत्र में निर्धारित कर दिया कि इतना इनसे लेंगे, इतना इनसे लेंगे, यानी पूरे क्षेत्र से मिलाकर 500 रुपए लेंगे। लेकिन वसूली उतनी नहीं हो जाती थी, क्योंकि मान लो बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया या उतनी पैदावार नहीं हुई, कोई उतना कर नहीं दे पाया, तो हासिल था सचमुच वसूली गई रकम। हमने कितना हासिल किया। हासिल आपने मैथ में पढ़ा होगा, हिंदी माध्यम वाले की, एक हासिल किया, इंग्लिश वाले उसे कैरी बोलते हैं, कैरी ले लिया वन। तो हासिल कितना हुआ, में मिला कितना। जमा और हासिल याद रखिएगा, जमा और हासिल दोनों अलग अलग शब्दों को। अमील गुजार बहुत याद करने वाला टर्म है। अमील गुजार या राजस्व वसूली करने वाले के कामों की सूची में अकबर ने हुक्म दिया कि जहां उसे यानी अमील गुजार को कोशिश करनी चाहिए कि खेतीहर नगद भुगतान करे।
वहीं फसलों में भुगतान का विकल्प भी खुला है, मतलब ज्यादातर नगद होना चाहिए, हालांकि नहीं दे पा रहे हो तो फसल में भी भुगतान कर सकते हो। अमील गुजार शब्द को याद रखना। राजस्व निर्धारित करते समय राज्य अपना हिस्सा ज्यादा से ज्यादा रखने की कोशिश करता था, राज्यों का हिस्सा ज्यादा हो, मगर स्थानीय हालात की वजह से कभी कभी सचमुच में इतनी वसूली कर पाना संभव नहीं हो पाता था, क्योंकि हम सोचते कुछ और है, मिलता कुछ और है। इसमें कोई नई बात ये है। हर प्रांत में जोती हुई जमीन और जोतने लायक जमीन दोनों की नपाई की गई थी, ये इंपॉर्टेंट है। जोती हुई जमीन कितनी है और जोतने लायक जमीन कितनी है, दोनों की नपाई होती थी। अकबर के शासनकाल में अबुल फजल ने आइन में ऐसी जमीनों के सभी आंकड़ों को संकलित किया है, यानी अबुल फजल ने आईने अकबरी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट दस्तावेज है। उसके बाद के बादशाहों के शासनकाल में भी जमीन की नपाई के प्रयास जारी रहे। मसलन 1665 में औरंगजेब ने अपने राजस्व कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि हर गांव में खेतिहरों की संख्या का सालाना हिसाब रखा जाए, तो ये भी याद रखना औरंगजेब ने किया था। इसके बावजूद सभी इलाकों की नपाई सफलतापूर्वक नहीं हुई, जैसा कि हमने देखा उपमहाद्वीप के कई बड़े हिस्से जंगलों से घिरे हुए थे, उनकी नपाई नहीं हो पाई। तो ये ध्यान रखना, अगर आए कि सबकी नपाई हो गई तो नहीं भाई, सबकी नपाई नहीं हो पाई। आज भी कहाँ पूरा काम होता है, कई जगह चीजें रह जाती हैं। अकबर के शासन में भूमि का वर्गीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। आइन में वर्गीकरण के मापदंड की निम्नलिखित सूची दी गई है। अकबर बादशाह ने अपनी गहरी दूरदर्शिता के साथ जमीनों का वर्गीकरण किया और हर एक वर्ग की जमीन, हर एक मतलब वर्ग की जमीन, हर एक के लिए अलग अलग राजस्व निर्धारित किया। ओलज वा जमीन थी, ओलज, परौती, चचर, बंजर, ये क्वेश्चन आ चुका है कई एग्जाम्स में। ओलज, परौती, चचर, बंजर। ओलज क्या था? वह जमीन जिसमें एक के बाद एक हर फसल की सालाना खेती होती थी, जिसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था। तो नोट करना चाहो तो नोट कर लो, ओलज, उसके आगे लिखो जिसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था, सालाना खेती होती थी। परौती वह जमीन जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती थी, ताकि वह अपनी कोई ताकत वापस कर ले। कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती थी, क्योंकि उसमें जो पोषक तत्व है वह आसपास आ जाए, क्या कहते हैं, सोडियम, सॉरी सोडियम कहाँ याद आ रहा है, नाइट्रोजन वगैरह जो वापस आ जाए। चचर वह जमीन है जो 3 या 4 वर्षों तक खाली रहती थी, चचर। तो बंजर वह जमीन जो 5 या उससे ज्यादा वर्षों से खेती नहीं की गई है। क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुका है। पहले 2 प्रकार की जमीन की 3 किस्में हैं, अच्छी, मध्यम और खराब। वे हर किस्म की जमीन के उत्पाद को जोड़ देते थे और इसका तीसरा हिस्सा मध्यम उत्पाद माना जाता था, जिसका 1/3 हिस्सा शाही शुल्क माना जाता था। पहले दो, पोलज और परौती मेन है, क्योंकि पोलज और परौती में क्या है, पोलज हर साल उगती है, वो परौती में जानबूझकर छोड़ दिया जाता है, तो वह दो मेन है। उनकी जमीन की 3 किस्में हैं, कौन कौन सी? एक अच्छी, उसमें ज्यादा रुपया मिलते होंगे, मध्यम और खराब। वे हर किस्म की जमीन के उत्पाद को जोड़ देते हैं और इसका तीसरा हिस्सा मध्यम उत्पाद माना जाता है। जमीन के सभी उत्पाद को जोड़ देते हैं, उसका तीसरा हिस्सा मध्यम माना जाता है, जिसका 1/3 हिस्सा शाही शुल्क में जाता है। ठीक है, मध्यम का 1/3 हिस्सा शाही शुल्क में जाता है। अमीन क्या है? अमीन आज भी होते हैं गांव में। अमीन एक मुलाजिम था जिसका जिम्मेवारी यह सुनिश्चित करना था कि प्रांतों में राज्य के नियम कानूनों का पालन हो रहा है कि नहीं। हमारे क्षेत्र में तो अमीन होते हैं, आपके क्षेत्र में पता नहीं, कमेंट में बताइएगा। मनसबदारी व्यवस्था मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के शीर्ष पर एक सैनिक नौकरशाही तंत्र मनसबदारी था, जिस पर राज्य के सैनिक व नागरिक मामलों की जिम्मेदारी थी। कुछ मनसबदारों को नकदी भुगतान किया जाता था, जबकि उनमें से ज्यादातर को साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में राजस्व के आवंटन के जरिए भुगतान किया जाता था। समय समय पर उनका तबादला किया जाता था, ये भी ध्यान रखना, तबादला भी होता था, नकदी भुगतान भी किया जाता था। मनसबदारी व्यवस्था भी हम आगे पढ़ेंगे। बाबर का शासन 1503 में आप देखेंगे यहाँ तक की ये जो व्यवस्था है ये बाबर की थी। ठीक है, ये व्यवस्था बाबर की थी। अकबर ने इसे यहाँ तक बढ़ा दिया, ये यहाँ तक पूरा बंगाल, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का कुछ एरिया वह भी आ गया। और औरंगजेब का शासनकाल यह, यानी हम कह सकते हैं कि ये वाला एरिया कभी भी, तमिलनाडु और केरल का एरिया कभी भी मुगल काल में नहीं था, कह सकते हैं ना। अजमेर और आम्बेर औरंगजेब के समय नहीं, अकबर के समय में आए थे। पटना, रोहतास भी अकबर के समय में। ठीक है,
काबुल, लाहौर, ये सब तो बाबर के समय में कब्जा कर लिए गए थे। जमा क्या है, नगद और जींस क्या है, ये सब तो ध्यान रखने वाले हैं। 1665 ईस्वी में अपने राजस्व अधिकारी को औरंगजेब द्वारा एक हुक्म का अंश मिलता है। औरंगजेब वे परगनाओं के अमीनों को निर्देश दें कि वे हर गांव, हर किसान के बाबत खेती के मौजूदा हालात पता करें और बारीकी से उनकी जांच करने के बाद सरकार के वित्तीय हितों व किसानों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए जमा निर्धारित करें। जमा क्या था, अभी ऊपर पढ़कर आए थे। कितना हमें वसूलना है उसको जमा कहते थे, कितना हमने वसूला वो हासिल होता था। जैसे हर बार बजट आता है तो हम कहते हैं कि अब की सरकार को इतना राजस्व मिलेगा, अनुमान लगाते हैं ना, इतना टैक्स मिलने के अनुमान है, इतना जीएसटी मिलने का अनुमान है, और मिलता जो है वह हासिल है। जो हम अनुमान लगाते हैं वो जमा है। नगद या जींस, आइन से यह एक अनुच्छेद है। अमील गुजार सिर्फ नगद लेने की आदत ना डालें बल्कि फसल भी लेने के लिए तैयार रहें। यह बाद वाला तरीका कई तरीके से काम में लाया जा सकता है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा, अकबर ने कहा था कि नगद लो, नहीं है तो फिर आप खेती से फसल भी ले सकते हो। पहला, कड़कुत, हिंदी जुबान में कड़ का मतलब है अनाज, कुत का मतलब है अंदाजा। अगर कोई शक हो तो फसल को 3 अलग-अलग पुलिंदों में काटना चाहिए, अच्छा, मध्यम, बदतर। इस तरह शक दूर करना चाहिए। अक्सर अंदाज से किया गया जमीन का आकलन भी पर्याप्त रूप से सही नतीजा देता है। दूसरा, बटाई, जिसे भाओली भी कहते थे। तो भाओली क्या है, याद रखिएगा। कहते हैं फसल काट कर जमा कर लेते हैं, फिर सभी पक्षों की मौजूदगी में व रजामंदी में बंटवारा करते हैं, लेकिन इसमें कई समझदार निरीक्षकों की जरूरत पड़ती है, वरना दुष्ट बुद्धि और मक्कार धोखेबाजी की नीयत रखते हैं। तीसरा है खेत बटाई, जब वे बीज बोने के बाद खेत बांट लेते हैं। चौथ क्या है, लॉन्ग बटाई, फसल काटने के बाद वे उसका ढेर बना लेते हैं, फिर उसे अपने भी बांट लेते हैं। यानी कि इसे कैसे बांटा जाए, फसल कैसे ली जाए, इसकी 4-5 तरीके दिए गए हैं। ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, तो ठीक है, इतना तो शायद नहीं आना चाहिए। चांदी का भाव, ये भी इम्पोर्टेंट है। मुगल साम्राज्य एशिया के उन बड़े साम्राज्यों में से था जो 16वीं-17वीं सदी में सत्ता और संसाधनों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने में कामयाब रहे। ये साम्राज्य थे मिंग। मिंग कहाँ का है, चीन का। सफावी कहाँ का है, ईरान का। ऑटोमन साम्राज्य तुर्की में है। इन साम्राज्यों की राजनीतिक स्थिरता ने चीन से लेकर भूमध्य सागर तक जमीनी व्यापार का जीवंत जाल बिछाने में मदद मिली। खोजी यात्राओं से और नई दुनिया के खुलने से यूरोप के साथ एशिया, खासकर भारत के व्यापार में भारी विस्तार हुआ। इस वजह से भारत के समुद्र पार के व्यापार में एक भौगोलिक विविधता आई। दूसरी ओर कई नई वस्तुओं का व्यापार भी शुरू हो गया। लगातार बढ़ते व्यापार के साथ भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं का भुगतान करने के लिए एशिया में भारी मात्रा में चांदी आई। भुगतान चांदी पे होता था। इस चांदी का एक बड़ा हिस्सा भारत की तरफ खिंच गया। भारत के लिए अच्छा था क्योंकि यहाँ चांदी के प्राकृतिक संसाधन नहीं थे। ये लाइन याद रखिएगा। नतीजतन 16वीं से 18वीं सदी के बीच भारत में धातु मुद्रा, खासकर चांदी के रुपयों की उपलब्धि में अच्छी स्थिरता बनी रही। इसके साथ ही एक तरफ तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा संचार और सिक्कों की ढलाई में अभूतपूर्व विस्तार हुआ। दूसरी तरफ मुगल राज्य को नकदी कर उगाने में आसानी भी हुई, क्योंकि अब सिक्का आप दे सकते हो जब कोई करेंसी होती है तो। इटली के एक मुसाफिर थे जोवान्नी कारेरी, जो लगभग 1690 ईस्वी में भारत से होकर गुजरा था। तो इस समय किसके समकालीन होगा, तो ये किसके समकालीन होगा, औरंगजेब के। ने इस बात का बड़ा सजीव चित्र पेश किया कि किस तरह चांदी तमाम दुनिया से होकर भारत पहुंचती थी। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। किसने जिक्र किया, तो जोवान्नी कारेरी। विदेशी यात्रियों के बारे में क्वेश्चन बनते हैं। उसी से हमें यह भी पता चलता है 17वीं सदी के भारत में बड़ी अद्भुत मात्रा में नगद और वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा था। आप यहाँ देखो, औरंगजेब द्वारा जारी किया गया चांदी का रुपया है ये। और यहाँ देखेंगे तो यूरोपीय बाजारों की मांग को पूरा करने के लिए भारतीय उपमहाद्वीप के वस्त्र उत्पादन का एक उदाहरण, ये वस्त्र आप देख सकते हो। भारत में चांदी कैसे आई, क्वेश्चन यहाँ भी बन सकते हैं। जोवान्नी कारेरी के लेख, बर्नियर के लेख पर आधारित। बर्नियर हमने पढ़ा था पिछले वीडियोज में। के निम्नलिखित अंश से हमें पता चलता है कि मुगल साम्राज्य में कितनी भारी मात्रा में बाहर से धन आ रहा था। मुगल साम्राज्य की धन संपत्ति का अंदाजा लगाने के लिए पाठक इस बात पर गौर करें कि दुनिया भर में बिचरने वाला सारा सोना चांदी आखिर यहीं पहुंच जाता है। ये सब जानते हैं कि इसका बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका से आता है और यूरोप के कई राज्यों से होते हुए। इसका थोड़ा सा हिस्सा कई तरह की वस्तुओं के लिए तुर्की में जाता है और थोड़ा सा हिस्सा रेशम के लिए स्मरनाएं होते हुए फ्रांस पहुंचता है, सॉरी, फारस पहुंचता है।
फारस और तुर्की भी कुछ जाता है, लेकिन ज़्यादातर हमारे यहाँ आता है। अब चूँकि तुर्की लोग कॉफ़ी से अलग नहीं रह सकते, क्योंकि ओमान और अरबिया से आती है और ना ही फारस, अरबिया और तुर्की के भारत की वस्तुओं के बिना रह सकते हैं। वे मुद्रा की विशाल मात्रा लाल सागर पर बेबल मंडेल के पास स्थित मोचा भेजते हैं। इसी तरह ये मुद्राएं फारस की खाड़ी पर स्थित बसरा भेजते हैं। बाद में ये सारी संपत्ति जहाजों से हिंदुस्तान यानी कि हिंदुस्तान भेज दी जाती है। भारतीय जहाजों के अलावा जो डच, अंग्रेजी और पुर्तगाली जहाज हर साल हिंदुस्तान यानी हिंदुस्तान की वस्तुएं लेकर पेगु, तानसेरी यानी म्यांमार के हिस्से को कहते थे श्याम, थाईलैंड को कहते थे सिलोन, श्रीलंका, मालदीव के टापू, मोजाम्बिक और अन्य जगह ले जाते हैं। इन्हीं जहाजों को निश्चित तौर पर बहुत सारा सोना चांदी इन देशों से लेकर वहां यानी हिंदुस्तान पहुंचना पड़ता है। वो सब कुछ जो डच लोग जापान की खानों से हासिल करते हैं, देर सवेर हिंदुस्तान को चला जाता है। यहाँ से यूरोप को जाने वाली सारी वस्तुएं, चाहे वे फ्रांस जाएं या इंग्लैंड, पुर्तगाल, सभी नगद में खरीदी जाती हैं, जो नगद वहीं हिंदुस्तान में रह जाता है। यानी हिंदुस्तान में कहाँ-कहाँ से पैसा आ रहा है वो बात बताई गई है और कुछ नहीं। अब आते हैं अबुल फजल की आईने अकबरी। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आईने अकबरी आंकड़ों के वर्गीकरण की एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक और प्रशासनिक परियोजना का नतीजा थी, जिसका जिम्मा बादशाह अकबर के हुक्म पर अबुल फजल ने उठाया। अकबर के शासनकाल के 42वें वर्ष यानी 1598 ईस्वी में 5 संशोधनों के बाद इसे पूरा किया गया, यानी लिखा गया, फिर संशोधन, फिर संशोधन, फिर संशोधन। आ गई आईने इतिहास लिखने के एक ऐसे बृहत्तर परियोजना का हिस्सा थी जिसकी पहल अकबर ने की थी। इस परियोजना का परिणाम था अकबरनामा, जिसे 3 जिल्दों में रचा गया। पहली 2 जिल्दों ने ऐतिहासिक दास्तान पेश की। इन हिस्सों पर हम अध्याय 9 में ज्यादा करीबी नजर डालेंगे, अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तीसरी जिल्द है आईने अकबरी, को शाही नियम कानून के सारांश और साम्राज्य के एक राजपत्र की सूरत में संकलित किया गया। तो अकबरनामा है पूरा, उसमें एक है खंड आईने अकबरी, ऐसा कह सकते हैं, पार्ट आईने अकबरी है, जिसमें नियम कानून, साम्राज्य की बातें, सब बात बताई गई है। आईने अकबरी कई मसलों पर विस्तार से चर्चा करती है। दरबार हो, प्रशासन हो, सेना का संगठन हो, राजस्व हो, यानी जो भी साम्राज्य से रिलेटेड चीजें हैं, प्रांतों का भूगोल हो, साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक रिवाज हो, सरकार के विभाग हो, प्रांत के बारे में हो, विस्तार से जानकारी देने के अलावा आईने इन सूबों के बारे में पेचीदे और आंकड़ेबद्ध सूचनाएं बड़ी बारीकी से देती है। इन सूचनाओं को इकट्ठा करके उन्हें सिलसिलेवार तरीके से संकलित करना एक महत्वपूर्ण शाही कवायद। इसने बादशाह को साम्राज्य के तमाम इलाकों में प्रचलित रिवाजों और पेशों की जानकारी दी। इस तरह हमारे लिए आईने अकबरी के शासन के दौरान मुगल साम्राज्य के बारे में सूचनाओं की खान है, यानी कि बहुत बड़ी, मतलब ग्रंथ, बहुत बड़ा ग्रंथ कह सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं। फिर भी यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आईने का नजरिया क्षेत्रों के बारे में केंद्र का नजरिया है, यानी सरकार क्या सोचती है, ऐसा कह सकते हैं, या यूं कहें कि समाज के शीर्ष से देखी हुई समाज की तस्वीर है। हम उनके बीच नहीं हैं जिनके बारे में लिख रहे हैं, तो हम उनके बारे में कितना अच्छा और कितने सही लिख सकते हैं, यह भी महत्वपूर्ण होता है ना। आइन 5 भागों का संकलन है, जिसके पहले 3 भाग प्रशासन का विवरण देते हैं। आइन एक बारी 5 भाग हैं। पहले 3 भाग प्रशासन का विवरण देते हैं। मंजिल आबादी के नाम से पहली किताब शाही घर परिवार उसके रखरखाव से ताल्लुक रखती है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरा है सिपह आबादी, सैनिक व नागरिक प्रशासन और नौकरों की व्यवस्था के बारे में बात करता है। इस भाग में शाही अफसर, विद्वान, कवि, कलाकार की संक्षिप्त जीवनियां भी हैं। और तीसरा है मुल्क आबादी, यानी कि आबादी के बारे में होगा। वह भाग है जो साम्राज्य व प्रांतों के वित्तीय पहलुओं, राजस्व की दरों के आंकड़ों की विस्तृत जानकारी देने के बाद 12 प्रांतों का बयान देता है। इस खंड में सांख्यिकी सूचनाएं तफसील से दी गई है, तफसील मतलब आराम से, विस्तार से, जिसमें सूबा और उनके तमाम प्रशासनिक, वित्तीय इकाई, परगना, सरकार, महल की भौगोलिक स्थलाकृति, आर्थिक रेखा चित्र भी शामिल है। इसी खंड में हर प्रांत उसकी अलग अलग इकाइयों की कुल मापी गई जमीन, निर्धारित राजस्व भी दी गई है। आपको 3 चीजें याद रखना है, एक तो मंजिल आबादी, मंजिल आबादी इसमें क्या लिखा है, फिर सिपह आबादी इसमें क्या लिखा है, फिर मुल्क आबादी इसमें क्या लिखा है। सूबा स्तर की विस्तृत जानकारी देने के बाद आईने हम सूबों के नीचे की इकाई सरकारों के बारे में विस्तार से बताती है। ये सूचनाएं तालिकाबद्ध तरीके से दी गई हैं। हर तालिका में 8 खाने हैं जो हमें निम्नलिखित सूचनाएं देते हैं। क्या क्या? पहले तो परगनात या महल, फिर किला, अराजी, जमीनें, पाइमूद, मापे गए इलाके को कहते हैं, फिर नगदी, निर्धारित राजस्व कितना, सुयूर गुल, दान में दिया गया राजस्व, जमींदार, खाने, और अब खाना
खाने जो हैं वह 7 इधर होना चाहिए, खाने उधर होना चाहिए, गलत टाइप हो गया। 8 में जमींदारों की जातियाँ और उनके घुड़सवार, पैदल सिपाही, ये सब बातें दी गई हैं। मुल्क आबादी उत्तर भारत के कृषि समाज का विस्तृत, आकर्षक व पेचीदा चित्र पेश करती है। उत्तर भारत का मुल्क आबादी। चौथी और पांचवी किताबें दफ्तर भारत के लोगों के मजहबी, साहित्य और सांस्कृतिक रीति रिवाज से ताल्लुक रखती हैं। इनके आखिर में अकबर के शुभ वचनों का एक संग्रह है। चौथी पांचवी क्या कहती है, पहली दूसरी तीसरी क्या कहती है, ये आपको चीजें पता होनी। अकबरनामा की पांडुलिपि पेश कर रहे हैं, आप मेरे पे देख सकते हैं। खुशकिस्मती के गुलाब बाग की सिंचाई। नीचे दिए गए अंश में अबुल फजल ने बड़े साफ तौर पर यह खुलासा किया है कि उसने कैसे और किन से अपनी सूचनाएं हासिल की, कैसे सूचनाएं मिली। अबुल फजल वल्द मुबारक को यह शानदार हुक्म दिया गया, शानदार घटनाओं, राज्य क्षेत्र अधीन करने वाली हमारी फतहों की दास्तान ईमानदारी के कलम से लिखो, ईमानदारी के कलम से लिखो। तसल्ली से मैंने काफी खोजबीन और मेहनत करके महामहिम की गतिविधियों के सबूत और दस्तावेज इकट्ठे किए और बहुत समय तक राज्य के मुलाजिमों व शाही परिवार के सदस्यों के साथ जवाब तलब किया। मैंने सच बोलने वाले समझदार बुजुर्गों, फुर्तीले दिमाग वाले सत्यकर्मी जवान दोनों की बातों को परखा, उनके बयानों को लिखित रूप से दर्ज किया। सूबों को शाही हुक्म जारी किया गया कि पुराने मुलाजिमों में जिस किसी को बीते वक्त की घटनाएं याद है, पूरे विश्वास के साथ क्या मामूली शक के साथ भी अपने संस्मरण को लिखें और उसे दरबार भेज दें। उस पाक मौजूदगी के कच्छ में एक और हुक्म रोशन हुआ कि वो ये कि जो सामग्री जमा की जाए उसे शाही मौजूदगी में पढ़कर सुनाया जाए, बाद में जो कुछ भी लिखा जाना हो उसे महान किताब में परिशिष्ट की शक्ल में जोड़ दिया जाए, और ये कि ऐसे ब्यौरे जो जांच पड़ताल की बारीकियों की वजह से या मामले की बारीकियों की वजह से उसी समय अंजाम तक नहीं लाए जा सके, उन्हें बाद में दर्ज करो। मतलब कायदे से काम किया गया था कहे तो। ईश्वरीय अध्यादेश का खुलासा करने वाले इस शाही हुक्म से अपनी गुप्त फिक्र से राहत पाकर मैंने एक कच्चे प्रारूप लिखने की शुरुआत की। इसमें शैली या विन्यास की खूबसूरती नहीं थी। मैंने इलाही संवत के 19वें साल से, जब महामहिम की दानिशमंद अक्ल से दस्तावेज दफ्तर स्थापित किया गया था, घटनाओं का इतिहास वृत्त हासिल किया गया। महामहिम की ये क्या है, अकबर साहब की बात हो रही है वहां पर। उसके भरे पूरे पन्नों में से मैंने कई मामलों का ब्यौरा पाया, काफी तकलीफें उठाकर उन सभी हुक्मों की मूल प्रति या नकल हासिल की जो राज्याभिषेक से लेकर आज तक सूबों को जारी की गई थी। काफी दिक्कतों का सामना करते हुए मैंने उनमें से कई रिपोर्टों को भी शामिल किया जो साम्राज्य के विभिन्न मामलों या दूसरे देशों में घटी घटनाओं के बारे में थी, जिन्हें ऊंचे अफसरों मंत्रियों ने भेजा था। जवाब तलब व खोजबीन के तंत्र से मेरी मेहनत पसंद रूह संतप्त हो गई। बड़ी कर्मठता के साथ मैंने वह कच्चे मसौदे व ज्ञापन पत्र भी हासिल किए जो ज्ञान जानकर दूरदर्शी लोगों ने लिखे थे। इन तरीकों से खुशकिस्मती के इस गुलाब बाग यानी अकबरनामा को सींचने और नमी देने के लिए मैंने हौज बनाया। अकबरनामा आप जानते हैं, अभी मैंने बताया था, मतलब मेहनती काम था, आसान नहीं था, काफी मतलब कंफ्यूजिंग भी था कि भाई कुछ भी गड़बड़ हुआ तो। हालांकि बादशाह अकबर के शासन की सहूलियत के लिए आइन को आधिकारिक तौर पर विस्तृत सूचनाएं जमा करने के लिए प्रायोजित किया गया था, फिर भी यह किताब आधिकारिक दस्तावेजों की महज नकल से कहीं पढ़कर थी। हम जानते हैं इसकी पांडुलिपि को लेखक द्वारा 5 बार संशोधित किया गया। इससे अब यही पूछ सकता है कितने बार संशोधित किया गया था, क्योंकि पूछने पे आ जाए तो कुछ भी पूछ ले। इससे ऐसा लगता है कि प्रामाणिकता की खोज में अबुल फजल काफी सावधानी बरत रहे थे, मतलब प्रमाणिक रहे चीजें ये समझ रहे थे। उदाहरण के तौर पर मौखिक बयानों को तथ्य के रूप में किताब में शामिल करने से पहले अन्य स्रोतों से उसकी असलियत सच्चाई की पुष्टि करने की कोशिश की जाती थी। एक ने कुछ बताया तो उसको पुष्टि की जाती थी, रीचेक किया जाता था, क्रॉस चेकिंग भी होती थी, ऐसा लिखा है। सांख्यिकी वाले खंडों में सभी आंकड़ों को अंकों के साथ शब्दों में लिखा गया ताकि बाद की प्रतियों में नकल की गलतियां कम से कम, यानी जैसे होता नहीं है आपके पेपर में हिंदी में लिखो, फिर शब्दों में लिखो, अंकों में लिखो, वैसे यहाँ पर है कि आंकड़ों को अंकों के साथ साथ शब्दों में भी लिखाया जाता था। फिर भी जिन इतिहासकारों ने ध्यान से आइन का अध्ययन किया वे बताते हैं कि यह ग्रंथ पूरी तरह समस्याओं से परे नहीं है। समस्याएं हैं क्योंकि आप खुद सोचो ना, इतना बड़ा विस्तारित चीज लिख रहे हो और एक एक पांडुलिपि ढूंढ रहे हो, एक एक दस्तावेज ढूंढ रहे हो, बड़ी कठिन चीज थी। जोड़ करने में कई गलतियां पाई गई, जोड़ ही नहीं हो पाया। ऐसा माना जाता है कि या तो ये गणित की छोटी मोटी चूक है या फिर नकल उतारने के दौरान अबुल फजल के सहयोग, क्योंकि वो कई बार होता नहीं, हम कॉपी करते हैं दूसरे से तब भी कुछ चीजें छूट जाती हैं। आमतौर पर ये गलतियां मामूली हैं और एक व्यापक स्तर पर किताबों के आंकड़ों की सच्चाई को कम नहीं करती हैं। हाँ, इनकी एक और सीमा यह है कि इसके
संख्यात्मक आंकड़ों में विषमताएं हैं, सभी सूबों से आंकड़े एक ही शक्ल में नहीं एकत्रित किए गए। मसलन जहां कई सूबों के लिए जमींदारों की जाति के मुतालिक विस्तृत सूचनाएं संकलित की गई, वहां बंगाल उड़ीसा के लिए ऐसी सूचनाएं मौजूद नहीं थी। इसी तरह जहां सूबों से लिए गए राजकोषीय आंकड़े बहुत तफसील दिए गए, वहीं उन्हीं इलाकों से कीमतों और मजदूरी जैसे इतने महत्वपूर्ण मापदंड इतने अच्छे से दर्ज नहीं किए गए। कीमतों मजदूरी की दरों जो विस्तृत सूची आइन में दी गई है, वह साम्राज्य की राजधानी आगरा या इसके इर्द गिर्द के इलाकों से ली गई है। जाहिर के देश के बाकी हिस्सों के लिए इन आंकड़ों की प्रासंगिकता सीमित है। हालांकि वो अकबर आगरा के आसपास ही चीजें कर रहे थे, तभी वो बात है, बाकी ठीक है। आइन की अहमियत की वजह से कई विद्वानों ने इसका अनुवाद किया। हेनरी ब्लॉकमैन ने इससे संपादित किया और कलकत्ता की एशियाटिक सोसाइटी ने अपनी बिब्लियोथिका श्रृंखला में इसे छापा। इस किताब का 3 खंडों में अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ। पहले खंड मानक अंग्रेजी अनुवाद ब्लॉकमैन का है, बाकी के 2 खंड एच.एस. चेरेट ने किए हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। लाइक कमेंट शेयर तो कर ही देंगे अगर अच्छा लगे तो, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं, बंसी उथल पुथल। मेन ये है, ये देख लेते हैं। 1526 क्या होता है, मुगल काल का स्थापना वर्ष से इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराकर बाबर पहला मुगल बादशाह बनता है। 1530-40 में हुमायूं का शासन का पहला चरण है। हुमायूं शेरशाह की 2 लड़ाइयां होती हैं, चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध। 1540 से 55 में शेरशाह से हारकर हुमायूं सफावी दरबार में प्रवासी बनकर रहता है। शेरशाह का शासन आता है, सूरी वंश का शासन होता है। 55-56 में हुमायूं खोजे हुए राज्य को फिर से हासिल करता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर अकबर का शासनकाल आता है, 5 से 27 जहांगीर का शासनकाल, 28 से 58 शाहजहां का शासनकाल और फिर 58 से 7 तक औरंगजेब का शासनकाल। सबसे ज्यादा दिनों तक अकबर और औरंगजेब का ही शासनकाल रहा है। आप देखिए 56 से 5 और 58 से 7 लगभग सेम ईयर कह सकते हैं। 1739 बहुत इंपॉर्टेंट है। नादिर शाह भारत पर आक्रमण करता है और दिल्ली को लूटता है। 1761 में अहमद शाह अब्दाली पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को हरा देते हैं और 1765 में बंगाल के दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए जाते हैं। बक्सर के युद्ध के बाद शाह आलम द्वितीय हुआ करते थे इस समय। 1857 में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेज गद्दी से हटा देते हैं, देश निकाला, रंगून भेज देते हैं जो आज के म्यांमार में है। तो ये थी मध्यकालीन भारत का इतिहास। कल से हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर 9 आधुनिक भारत का इतिहास में प्रवेश करेंगे। इससे पहले आप 12th क्लास की एनसीईआरटी मैंने करा दी है, आप देख कर आएंगे तो चीजें आसान लगेंगी। जय हिंद।